हम ये रेक्टेंगल की कमांड जो देते हैं ना, वो तो हमारे पास 2D में होती है ना। उसको आपने, और एक्स एक्सिस में होती है, उसको आपने वाई एक्सिस में खड़ा किया था। उसका क्या तरीका था? और फॉलो मी कमांड के लिए हमारे पास मेरे ख्याल से कोई शॉर्टकट भी नहीं है, तो वो हमने कैसे यूज़ करनी है? यार फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पाथ बनाया, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ रेक्टेंगल हो या कोई भी शेप जिसको आपने फॉलो मी यूज करना है, ठीक जी। है। वो आप फॉर एग्जांपल जैसे ये रेक्टेंगल आप बनाते हो, तो ये आप कह रहे हो कि ये एक्स वाई प्लेन में होता है, ठीक है। जी। आप इसको रोटेट करना है तो डेफिनेटली रोटेट कमांड यूज होगी, उसकी शॉर्टकट है क्यू, ठीक। ठीक है। रोटेशन ये आपको मैं बताया था, ये देखो ये लार्ज टूल सेट बॉक्स होता है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ये लार्ज टूल सेट आता है, आपने इसको पकड़ के ऐसे लेफ्ट साइड पे लगा लेना है, ठीक है। ठीक। तो इस लार्ज टूल सेट में ये देखो, ये जो सेकंड वाली डिवीजन है ना, ये रोटेशन है, ये ठीक। रोटेट वाली। अब देखो मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो रोटेशन है वो आपकी ये जी एक्सिस यानी जी एक्सिस के उसके परपेंडिकुलर ये यानी हो रही है ना। आप जी एक्स वाई प्लेन में इसको घुमा सकते हो। अगर आपने इसको किसी दूसरी एक्सिस में घुमाना है तो उसके लिए आपको अपनी जो एरो कीज हैं वो यूज करनी पड़ेंगी। आप जब देखो, अगर आपने इसको इस तरीके से घुमाना है तो ये देखो मैंने अपने जो कीबोर्ड का लेफ्ट एरो है ना उसको प्रेस किया तो मेरे पास ये एक्सिस आ गया। मैं ठीक हो आपको गया। इस तरीके से, अगर आप उसको राइट करोगे, राइट एक्सिस करोगे तो ये देखो आप, उसके बाद आप ये देखो यानी राइट एक्सिस के परपेंडिकुलर उसको मूव कर रहे हो, ठीक है। तो एरो कीज की मदद से, और हाँ अगर आप ऊपर और अप एंड डाउन वाला जो एरो की है उसको आप प्रेस करोगे तो आप फिर जी एक्सिस में उसको घुमा सकोगे, ठीक है। तो ये चीजें थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब फॉलो मी को मैंने बताया था कि एक आपके पास पाथ होता है, जिस पाथ के अलोंग आपने उस शेप को घुमाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी इस डायरेक्शन में इस तरीके से खड़ा करके मैं इसको मूव कराना होता है, बिल्कुल उस पाथ के एंड पे आपने ला के ऐसे खड़ा करना होता है, लाइक दिस, ठीक है। खड़ा करके अब ये देखो उसी लार्ज टूल सेट में ये देखो ये मूव है, ये पुश पुल है, ये रोटेट है, और ये फॉलो मी है, ठीक है। तो ये आपने फॉलो मी ठीक। को प्रेस करना है। प्रेस करके आपने इस शेप के ऊपर क्लिक करके क्लिक करना है, और क्लिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्लिक छोड़ने से पहले आपने अपने माउस को ये देखो, आपने अपनी शेप के ऊपर उस पाथ के ऊपर ले आना है। इस तरीके से मैं लेके आया हूँ, कोई भी शेप हो सकती है, ये सर्कुलर हो सकती है, कॉर्नर्स हो सकती है। तो ये इस तरीके से आपको ये फॉलो मी जो है ना, इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप ये देखो, 3 बार क्लिक करो, शेप और पाथ दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके आप जो शेप है ना उसको अनसेलेक्ट कर लो। सिर्फ आप पाथ सेलेक्ट किया, उसके बाद ये शेप को फॉलो मी की कमांड लगाओ और जस्ट शेप के ऊपर जाके एक दफा क्लिक करो, तो जितना मर्जी बड़ा पाथ है वो खुद ही उस पाथ के ऊपर ले जाएगा। आपको फॉर एग्जांपल ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं और मजीद लंबा पाथ कोई बना लेता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। अब ये देखो मैं 3 बार क्लिक किया, ये पाथ और शेप दोनों सिलेक्ट हो गए। मैंने क्या किया, शेप को अनसेलेक्ट कर दिया, जस्ट पाथ मेरा सिलेक्ट है। उसके बाद मैंने फॉलो मी की कमांड लगाई और आके शेप के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये देखो वो जितना मर्जी बड़ा पाथ हो वो खुद ही उसको फॉलो कर लेता है। आपको इस तरीके से जिस तरह ड्रैग करना होता है ना वो करने की जरूरत नहीं। मैं यूजुअली इस तरीके से इसको यूज करता हूँ कि पहले पाथ सेलेक्ट किया, कमांड लगाई, शेप सेलेक्ट किया, डन, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें इस तरीके से कर लें, या अगर आपका छोटा पाथ है तो अगर आप वो बाई हैंड उसको खुद ड्रॉ करना चाह रहे हैं, पाथ को फॉलो करना चाह रहे हैं, ठीक है, टाइम ज़्यादा है आपके पास, तो वो आप उस तरीके से यूज़ कर लें। ठीक हो ये गया। दो, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी ने कुछ पूछना है, 5 मिनट है, 4:25 में मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा, 4 मिनट है, अगर कुछ पीछे लेक्चर में से पूछना है तो वो पूछ लें। अनान भाई कोई मसला तो नहीं अभी तक? चलें ठीक हो गया। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, आज का लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर मैं खोल लेता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। सबसे पहले जो अब हमने चीज़ पढ़नी है, हाउ टू इम्पोर्ट ऑटोकैड फाइल इन स्केचअप, ठीक है तो ये छोटा सा स्टेप, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप स्केचअप के ऊपर काम कर रहे हो
तो अक्सर आपको ना व्यू की नेविगेशन में मसला आता है। फॉर एग्जांपल जब आप स्केचअप पे काम कर रहे हो ना, तो अक्सर जब हम ये ऑर्बिट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैं ऑर्बिट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यानी कुछ एक स्टेप्स हैं, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो किए बगैर ऑटोकैड की फाइल यहाँ ले आते हैं, तो वो आपको नेविगेशन में मसले होते हैं, ठीक है। वो शायद आपको हुए होंगे अगर, लेकिन अभी तक आपने कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की तो उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस नहीं है। बहरहाल मसले आते हैं, आपको नेविगेशन के मसले आते हैं, उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक स्टेप्स हैं जो ऑटोकैड की फाइल के अंदर करते हैं, ठीक है, ताकि हम उस फाइल को स्केचअप के अंदर इंपोर्ट कर सकें और हमारे जो नेविगेशन है कि हम अपने ऑर्बिट की कमांड जो अपने स्केचअप के अंदर यूज़ करते हैं, हमें उसमें उसको यूज़ करने में या उसको यानी वो स्टार्ट करने में कोई मसला ना आए, ठीक है। तो क्या स्टेप्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ऑटोकैड की फाइल खोली है मेरे पास, ठीक है। ये एक छोटा सा घर है, 8-10 कनाल का, तो कनाल कह रहा हूँ, मरले का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब एक रियल वर्ल्ड जिस तरह एक सिनेरियो है, वो एक छोटा सा जूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक जिसे कहते हैं ना कि अब ये, अब इस प्रोजेक्ट का चले मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। मुझे ये प्रोजेक्ट आया था इस फॉर्म में, उन्होंने, क्लाइंट ने मुझे जैसे ये 2 प्लान भेजे थे, उन्होंने कहा था कि हमें इसका 3D आपने बना के देना है, ठीक है, और उन्होंने एक रेफरेंस इमेज दे दी, ठीक है। अब क्या स्टेप्स हैं, और ये जो फॉर एग्जांपल मुझे जस्ट ये 2 फाइल्स मिली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका 3D बनाया। 3D कौन सा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये स्पॉटिफाई, ये है, मुझे उन्होंने प्लान दिया था और एक रेफरेंस इमेज भेजी थी जो उनका थीम था। तो इसका इस तरीके से हमने ये इसका 3D बना के, फिर जब इसका 3D बन गया तो हमने इसकी डिटेल ड्राइंग्स उनको दी थी बना के, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। और अब हमें जस्ट उन्होंने ये 2 प्लान दिए थे, ठीक है। 2 प्लान्स के बाद ये 3D बना। 3D के बाद हमने इनको ये जो वर्किंग वगैरह जो भी उनको रिक्वायर्ड थी, उस तरीके से 2D में एलिवेशन बना के उनको प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये प्रोजेक्ट आया है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, इस फाइल को स्केचअप की फाइल के अंदर कैसे लेके जाना है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। यूजुअली जब आपको ये फाइल मिले, ठीक है, या तो उसकी कॉपी कर लें। फॉर एग्जांपल आपको जो ओरिजिनल फाइल क्लाइंट अगर सेंड करता है, तो मेक श्योर कि आप उसमें काम करने की बजाय हमेशा ये आप वैसे ही एक अच्छी आदत है कि आप उस चीज़ की कॉपी कर लें कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी फाइल में ड्यूरिंग द यूज़ अगर कोई मसला आ जाता है तो आपके पास ओरिजिनल फाइल हो, ठीक है। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जो क्लाइंट एक फाइल देता है उसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसको रीनेम कर देता हूँ कि ओरिजिनल, और उसके बाद उसी की कॉपी करके एडिटेड या कोई भी एक नाम दे देता हूँ जस्ट कि वो फाइल अलहदा हो जाए। फाइल ओपन की, ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले जो ये काम करना है, ठीक है, आपने प्रेस करना है W इन ऑटोकैड, ठीक है। जैसे ही W एंटर करेंगे तो आपके पास एक राइट ब्लॉक का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली मैं इस फाइल की कॉपी बना रहा हूँ इसी फाइल के अंदर से, ठीक है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, उसकी कॉपी यानी उस फाइल को पकड़ा, कॉपी किया, नहीं दूसरी फाइल यानी उसी को कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अपना टाइम सेव करने के लिए कि मैं उस फाइल को कॉपी करता हूँ, जो जो एलिमेंट्स मुझे चाहिए होते हैं मैं उसी फाइल से सिलेक्ट करके उसकी एक अलग कॉपी बना लेता हूँ, और उसके लिए जो कमांड यूज करता हूँ वो राइट ब्लॉक है ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। तो ये कमांड मैं यूज करता हूँ। जैसे W, शॉर्टकट W है। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मैंने जो आपको अभी लेक्चर से पहले जो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया वर्ड का, 3 सफ़े हैं उसके, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। आप एक दफ़ा ये लेक्चर के बाद उसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो वो टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो ये देखें राइट ब्लॉक है। आप इस राइट ब्लॉक में आप देखें आपके पास ये ब्लॉक ऑब्जेक्ट्स, आपने कोशिश करना है ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो। उसके बाद आपने क्लिक करना है पिक पॉइंट। ये देखें बेस पॉइंट है ना, इसके ऊपर पिक पॉइंट आपने इसको क्लिक करना है, वो गायब हो जाएगा। जो प्लान आप जो चीज़ नई फाइल के अंदर सेव करना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर क्लिक करें, ओके हो गया। उसके बाद ये देखें सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट किया। मैं जस्ट ये जो फॉर एग्जांपल
ये प्लान है, इनको मैंने यानी एक नई फाइल के अंदर एज सेव करना है, सेव एज करना है। मैंने इसको सिलेक्ट करके एंटर किया। अब ये देखिए यहाँ से रिटेन की ऑप्शन की, रिटेन करेंगे तो ये चीज़ें वो नई फाइल में भी कन्वर्ट कर देगा और इस फाइल के अंदर भी रहेंगी। कन्वर्ट टू ब्लॉक कर देंगे तो वो इस चीज़ को ब्लॉक में कर देगा। डिलीट फ्रॉम ड्राइंग करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट कर देगा और इस जो ज्योमेट्री हमने सेलेक्ट किया इसको एक नई फाइल में कर देगा। मैं हमेशा रिटेन करता हूँ, ठीक है। रिटेन में क्लिक किया, करने के बाद ये देखें अब ये डेस्टिनेशन, ये वो डेस्टिनेशन है जहां आपने इस फाइल को सेव करना है, ठीक है। यूजुअली मैंने डेस्कटॉप के ऊपर हमेशा मैं इसको डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के रखा होता है मैंने रफ वर्क के नेम से, ठीक है। मैं जितनी भी यानी सेव एज करता हूँ फाइलें वो मैं हमेशा इसी में रखता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें रफ वर्क में, या कोई भी आप अपनी पीसी का जो भी डेस्टिनेशन आपको पसंद है आप उधर रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेव कर लिया 8 मरला, इसको सेव कर दिया, प्लानिंग कोई भी नाम दे दें, फेज 1, ठीक है। मैंने इसको सेव करके यहाँ ओके करूँगा, ठीक है। अभी ऊपर देखें उसने डब्ल्यू ब्लॉक प्रीव्यू आपको एक छोटा सा थोड़ी देर के लिए शो होगा। और इसने क्या किया ऑटो कैड ने कि जो हमने चीज़ें सेलेक्ट की थी उसकी एक कॉपी जहां हमने फाइल सेव की है वहां बना के, अब मैंने जाके वो फाइल दोबारा ओपन किया तो ये देखिए इस फाइल में मेरे पास ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने फाइल नहीं सेव की है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ये मेरे पास प्लान आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर फाइल के अंदर से आपने कोई चीज़ की कॉपी बनानी हो, नई फाइल के अंदर लेके जाना हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जब करने के बाद आपने जो सबसे पहली चीज़ करनी है, आप ये देखें आपने प्रेस करना है कीबोर्ड का F7। F7 इज द शॉर्टकट फॉर द ग्रिड कमांड, ठीक है। और यहाँ फिर आपकी ये देखिए स्क्रीन के नीचे मॉडल के साथ बिल्कुल ये देखें डिस्प्ले ग्रिड ऑफ, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ग्रिड आप बैकग्राउंड पे देखें, ये देखिए ये सॉलिड ब्लैक कलर और ये ग्रिड आ जाती है। आपने इसको करना है, ग्रिड ऑन करने हैं, ठीक है। ग्रिड ऑन करने के बाद जूम आउट करना है। जूम आउट जैसे ही करेंगे तो आपने कोशिश करना है अपना ओरिजिन, ऑटोकैड के अंदर एक ओरिजिन होता है, आप उसको तलाश करना है आपने जूम आउट करके, चाहे जितना भी करना पड़े। ओरिजिन कैसे पता चलता है, ये देखें आपके पास दो एक्सिस आ रहे होंगे, ये रेड एक्सिस वाई एक्सिस जिस तरह स्केचअप के अंदर है, एक्स एक्सिस रेड एक्सिस, वाई एक्सिस ये है। अब ये देखें ये ओरिजिन हमारा ये है, ये इस साइड पे, और जो हमारे प्लान पड़े हुए हैं वो इधर पड़े हुए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस प्लान को जितना ओरिजिन के पास हो सके हमने वहां लेके जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मूव कमांड सेलेक्ट करूँगा, जूम आउट करके ये देखिए मैं जितना उसको ओरिजिन के पास लेके जाऊंगा वो उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये देखें मैं इसको अंदाजे से ही यानी बस रीजन के जितना पास लेके आप जा सकते हैं उतना ले, मैंने इस तरह ये प्लान को ले लिया, ठीक है। रीजन के पास ले जाने के पास आपने क्या करना है, इस फाइल की लिमिट्स को सेट करना है, ठीक है। लिमिट्स ऑटोकैड की क्या चीज़ें हैं ये आप अपने तौर पे इधर मैं वो नहीं बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आपने अपने तौर पे एक छोटी सी वीडियो देख लेनी है यूट्यूब पे कि ऑटोकैड की लिमिट्स किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। वो मैंने डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा लिखा है कि लिमिट्स को सेट कैसे करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आपने क्या अपने कीबोर्ड पे टाइप करना है लिमिट, लिमिट्स करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पूछेगा, अब नीचे स्क्रीन पे ये देखें यहाँ आपको बता रहा होगा लिमिट्स स्पेसिफाई, ये देखें ये लिखा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये बेसिकली ओरिजिन को कह रहा है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर हमेशा ऑटोकैड की ये टर्मिनोलॉजीज हैं कि हम ओरिजिन को कहते हैं, ठीक है। तो आप वो कह रहा है कि ओरिजिन की लिमिट्स बताओ क्या रखनी है आपने। तो हमें ये पता है कि ओरिजिन वो चीज़ है जहाँ एक्स और वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो हमेशा 0 0 होती हैं। इवन मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, ग्राफ में भी हम जब बनाते हैं तो वो बेसिकली वही चीज़ है। तो जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, उसको हमने 0 0 पे सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा 0, ठीक है, उसके बाद कोमा 0 एंटर, ठीक है। ये हमने 0 0 एंटर किया तो वो जो हमारे ओरिजिन की लिमिट्स हैं वो सेट हो गई हैं। उसके बाद हमने अब लिमिट्स सेट करनी है अपनी शीट की, ठीक है। कि आप
कितनी बड़ी शीट बनाना चाह रहे हैं अपने ऑटोकैड के अंदर, या कितनी वर्किंग स्पेस चाहिए। एक छोटा टेबल होता है, एक बड़ा टेबल होता है, ठीक है। आपको छोटा टेबल चाहिए, बड़ा टेबल चाहिए, वो बेसिकली ये जो अपर राइट कॉर्नर है वो डिसाइड करता है। तो ये लिमिट्स आपने अपर राइट कॉर्नर की देनी है, ठीक है। यहाँ आपने ज़्यादा बड़ी शीट नहीं, आपने उसको बताना है कि 10 फीट कोमा 10 फीट, यानी 10-10 फीट की आपने दोनों लिमिट्स एंटर कर देनी है, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ, लिमिट्स कमांड मैंने एक्टिव की, ठीक है। ये क्या है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0,0 एंटर, उसके बाद जो अपर राइट है वो 10 फीट कोमा 10 फीट, ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। ये मेरी इस फाइल की लिमिट्स सेट हो गई हैं। ये लिमिट्स तो अभी सेट हो गई हैं, लेकिन इस फाइल के ऊपर अभी अप्लाई नहीं की हमने। अप्लाई करने के लिए आपने जूम आर जी एंटर ए एंटर, ये कमांड यूज करनी है, ठीक है। कौन सी कमांड है, जूम आल कमांड है। अप्लाई कैसे करनी है, जी एंटर ए एंटर, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो अभी हमने लिमिट सेट की है ना, तो वो उसने अब इस फाइल के अंदर लगा दी, ठीक है। तो ये हमारी लिमिट सेट होगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, जिस चीज़ को हमने इंपोर्ट करना है हमने क्या किया, उसकी कॉपी बनाई इन अ न्यू फाइल, उस फाइल को ओपन किया, ग्रिड ऑन किए। ग्रिड ऑन करने के बाद हमने जो चीज़ स्केचअप के अंदर लानी है उसको ओरिजिन के पास लेके आके हमने उस चीज़ की लिमिट, उस फाइल की लिमिट सेट कर दी है। उसके बाद एक एक एक्स्ट्रा कमांड है, कर लें तो बहुत बेहतर है, ना करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन जो फर्क चीज़ थी वो लिमिट सेट करना थी। कमांड है पर्ज, PURGE, पर्ज। जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये आप डायलॉग बॉक्स, ये बेसिकली कमांड है कि आपके फाइल के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसके अलावा, जो आपको इस स्क्रीन पे शो हो रही हैं, कुछ ब्लॉक्स हो सकते हैं, लेयर स्टाइल हो सकते हैं, डायमेंशन स्टाइल हो सकते हैं, मटेरियल्स हो सकते हैं, शेप्स, ये जैसे ये सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बड़ी होती हैं, वो हमें 3D के अंदर नहीं चाहिए होती। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी आसानी के लिए, ताकि कुछ ज़्यादा आपकी जो स्केचअप की फाइल है वो हल्की रहे, मैं पर चाल, ये देखें, पर जाल चेक आइटम करके 2 दफ़ा करना होता है, इसको करके आप क्लोज कर देंगे तो ये पर हो गई है फाइल। अब ये जो फाइल है ना, ये बिल्कुल रेडी है स्केचअप के अंदर लाने के लिए। आप इसको सेव करें, ठीक है, इसको बंद कर दें, ठीक है, ये बंद होगी। अब आप अपना स्केचअप ओपन करें, ये स्केचअप ओपन किया, आप यहाँ जाए फाइल, फाइल में जाके ये देखें, ये 2 बटन आ रहे होते हैं हमेशा, ये हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट चीज़ होती है कि आप बाहर से किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चीज़ लाना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़, तो वो विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट होगी। एक्सपोर्ट होता है कि आपने जो स्केचअप की फाइल से कोई चीज़ किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जानी है, तो वो चीज़ एक्सपोर्ट होगी, ठीक है। तो ये इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके पास ये देखिए, ये डायलॉग बॉक्स एक खुलेगा इंपोर्ट का, ठीक है। ऑन द लोअर राइट हैंड साइड आपके पास ये देखिए, ये एक ड्रॉप डाउन होता है, ये आ रहा होता है ऑल सपोर्टेड फाइल्स, ठीक है। यहाँ से आपने इसको इसको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें, आपके पास ये ऑटो कैड आ रहा होगा, ऑटो कैड फाइल .dwg.dxm, आपने इसको क्लिक करना है, और ये जो आपने फाइल सेव की थी, ठीक है, आपने उसको सिलेक्ट करना है और इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे उस फाइल को इंपोर्ट करेगा, और ये देखिए आपको ये प्लान इंपोर्ट करके ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई कि हमने फाइल को अपनी स्केचअप की फाइल के अंदर कैसे लेके आना, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई किसी को कोई मसला है तो वो पूछ लें, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। मान कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलें ठीक है, कोई मसला वगैरह नहीं, मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये हमने फाइल इंपोर्ट कर ली, आपने उसके बाद कोशिश करनी है इसको एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लें, राइट क्लिक करके आप इसको
एक्सप्लोड कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जो ओरिजिनल फाइल है आप इसकी एक कॉपी बना लें इधर, ताकि अगर कोई चीज़ वगैरह आपको चाहिए हो दोबारा दोबारा तो वो आपको दोबारा इंपोर्ट करनी पड़े। फॉर एग्जांपल एक नाउन डिस्टेंस या एक रैंडम डिस्टेंस पे मैंने ये एक फॉर एग्जांपल इसकी एक कॉपी बना ली। ठीक है, अब जारी बात है हम एक्सटीरियर का प्रोजेक्ट था तो ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, या आप ऑटोकैड के अंदर भी यानी उसको ख़त्म करके यानी यहाँ ला सकते हैं, या इधर आके भी आप ये चीज़ें अपनी जो हैं वो इसको आप कर सकते हैं। कोई थोड़ी सी रिफाइन आपको करनी पड़ती हैं चीज़ें, इसमें कोई मसला नहीं है। आप ये फर्नीचर वगैरह आपको नहीं चाहिए, अरेज कमांड से ये फर्नीचर वगैरह ये हटा दें। कोशिश करें कि आप, बेहतर यही होता है कि आप जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो ऑटोकैड की फाइल के अंदर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वहाँ ही से ही इनको अरेज करके आप जो है ना इधर ले आएं। जैसे ये थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अब मैं सारी चीज़ें नहीं रिमूव कर रहा। ठीक है, अब बेसिकली हमें करनी है एक्सट्रूजन स्टार्ट। ठीक है ना, इसको 3D में लेके आना है। तो 3D के लिए क्या नाम है, फॉर एग्जांपल कि 3D में लाने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए, कोई भी चीज़ को अगर आपने 3D में कन्वर्ट करना है तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने उसको 3D में एक्सट्रूड करने के लिए हमें फेस चाहिए होता है। हम क्या करेंगे, जो दीवारें हैं हमारी हम उसके फेसेस बनाना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास ये, ठीक है, ये 3D है, मैं इसके फेसेस बनाना स्टार्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल ये मेरे पास ये पिलर है। ठीक है, मैं मुझे ये पिलर चाहिए तो ये देखें मैं लाइन लगाई है, लाइन कमांड एक्टिव की है और ये देखें ये मैं लाइन लगा रहा हूँ पिलर के, जितनी पिलर है की विड्थ है उतनी मैं लाइंस लगा रहा हूँ। तो ये देखिए वो क्या करता जा रहा है, दीवारों के फेस बनाने उसने शुरू कर दिए। ये जो विंडो है आपने कोशिश करनी है इनको वैसे ही छोड़ देना। ठीक है, ये देखें विंडो की सेंटर वाली लाइन मैंने अरेज की। ठीक है, और इस तरीके से मैंने ये फेस बनाने शुरू कर दिए। ये डोर है, इसको वैसे ही अरेज कर देंगे। ठीक है, कोशिश आपने करनी है सबसे पहले दीवारों की जो फेस है ना वो बनाए। मैं जस्ट लाइंस लगा रहा हूँ दीवारों के ऊपर, दीवारों के जो एजेस हैं उनके ऊपर दोबारा एज लगा रहा हूँ। ठीक है, ताकि वो स्केचअप को पता लगे कि मेरे पास ये फेज ऑलरेडी है, मैंने इसको शेप में कन्वर्ट करना लाइक दिस। ये देखिए ये लाइन लगा रहा हूँ, और ये दीवार आ गई थी, इधर लाइन लगाई, फेस इधर से टूटा हुआ था, इधर लाइन लगा ली। ठीक है, ये लाइन लगाई दरवाजे की। ठीक है, फिर भी जहाँ जहाँ आपको लाइंस की ज़रूरत है आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ वहाँ लाइंस लगा देंगे। ये दरवाज़ा अभी फ़िलहाल अपने ओपनिंग चीज़ें, ये चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखें ये जस्ट अभी तक कोई मैंने कमांड यूज़ नहीं की, जस्ट मैं जो लाइंस हैं मैं वो लगा रहा हूँ। जस्ट जो फेसेस हैं मेरे पास ज्योमेट्री थी उनको मैं बंद कर रहा हूँ। अगेन ये जो विंडो थी इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया। ऑलमोस्ट मेरी सारी दीवारें जो है ना वो कर दी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चीज़ों को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए ये बाउंड्री वाल अलहदा उससे, तो मैं इसको अलहदा करके, अब ये देखिए ये बाउंड्री वाल थी, मैंने डबल क्लिक किया, फेस कनेक्टेड विद एजिस वो सिलेक्ट हुए, मैंने इसको बैक ग्रुप करके ये अपना ये जो बाउंड्री वाल है इसको एक ग्रुप कर लिया अलहदा। जो पिलर है मेरे एंट्रेंस के या बाउंड्री वाल के उनको दोनों को डबल 2 दफ़ा क्लिक करके, डबल क्लिक वाली जो सिलेक्शन बताई थी मैंने, राइट क्लिक करके ये मैंने इसको एक अलग ग्रुप कर लिया। ठीक है, मैं ग्रुप्स बना रहा हूँ अभी। ये जो मेरे फ्रंट वाले पिलर थे, राइट क्लिक मेक ग्रुप। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एंट्रेंस के स्टेप हैं, ये मैं मल्टीपल सिलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट को प्रेस किया वो करता हूँ। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, फिर उसके ऊपर डबल क्लिक किया, तो ये देखें इसने इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया, उसको ग्रुप बना दिया।
ठीक है। उसके बाद आप ये जैसे ये अब आपकी जो घर की अंदर वाली दीवारें हैं, डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, 2 दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट जो मेरी दीवारें हैं मैं उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैं एक दफ़ा करके इसलिए बता रहा हूँ कि कल जब आप अगली असाइनमेंट में आपने ये जो मैं सेम काम कर रहा हूँ, आपको मैं क्या करूँगा, एक प्लान भेजूंगा। वो प्लान उसका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर होगा, उसकी चारों साइड की एलिवेशन 2D के अंदर मौजूद होंगी ऑटोकैड की फाइल के अंदर। आपने क्या करना है, उसका एक 3D मॉडल बनाना है स्केचअप के अंदर। जो पहली दफ़ा स्केचअप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको मसले आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि आपने ये जो असाइनमेंट है ये जल्दी शुरू करनी है। इसलिए जिस तरह आज आपने किया कि आज ही शुरू की और आज जमा करवा दी, अगली असाइनमेंट अगर आप इस तरीके से करेंगे कि जी चलो ठीक है मैं जुम्मे को कर लूँगा या हफ्ते को कर लूँगा सुबह उठ के, तो नहीं होगी। मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डेली टाइम देना है, फिर होगी। और अगली असाइनमेंट जिसकी नहीं आएगी, ठीक है, मैं उसको टेस्ट में अलाउ नहीं करूँगा बैठने का। ठीक है, ये मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि वो असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इतना टाइम निकाल रहे हैं, मैं टाइम निकाल रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरी यही कोशिश है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखें। ठीक, तो थोड़ा सा अपना भी टाइम निकालें इन चीज़ों को थोड़ा सा। अ, अभी टाइम दे लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैंने आपसे पैसे लिए हैं यार, सीधी सी बात है। तो बाकी आपके ऊपर है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी ही सीखेंगे। बहरहाल अब ये देखिए, ये मैंने दीवारों का ग्रुप अलहदा करके वो चीज़ें अलहदा कर दी। अब मैं इसकी एक्सट्रूजन स्टार्ट करूँगा। अब ये कितनी कितनी करनी है उसके लिए हमें ये देखें, ये इसकी जो एलिवेशन है ना, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। एलिवेशन के ऊपर हमेशा लेवल्स लिखे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये रोड लेवल है, जो पोर्च का लेवल है ये आपके पास 1.5 फुट पे है। उसके बाद जो स्लैब हाइट है वो है क्लियर स्लैब हाइट, ये है 10 फुट 6 क्लियर स्लैब हाइट है। उसके बाद 1 फुट की स्लैब और फिनिशेज हैं। उसके बाद 10.5 फुट अगेन क्लियर हाइट है, 1 फुट की स्लैब, और ये जो हमारे पास ऊपर जो पर्दी है ये 3.5 फुट की है। ठीक है, तो ये लेवल्स वगैरह जिस तरह यहाँ लिखे होंगे, आपको जो मैं फाइल भेजूंगा उसके अंदर भी मेंशन होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये फाइल थी, ठीक है, इस फाइल को आपने ये जैसे इस दीवारों को मैं एक्सट्रूड करने लगा हूँ, तो मेरा जो पोर्च का लेवल था, ठीक है, वो कितना था, इसके मुताबिक 18 इंच। और जो मेरा फिनिश फ्लोर लेवल है, सॉरी पोर्च फिनिश लेवल ये गलत लिखा हुआ है, ये है आपका हाउस फिनिश लेवल, तो ये यहाँ गलत लिखा हुआ था। पोर्च ये देखे ना, पोर्च का लेवल लेफ्ट साइड पे थी, ये था +6, यानी रोड से 6 इंच ऊपर आपका पोर्च है। उसके बाद जो घर के अंदर का फर्श है वो है आपके पास 1 फुट 6 इंच। ठीक है, तो उसके मुताबिक अब यानी हमने पहले इसको कितना एक्सट्रूड करना है, 1 फुट 6 इंच। आपने जो आपकी दीवारें होंगी सारी दीवारों को आपने 1 फुट 6 इंच पहले एक्सट्रूड करना है। और कोशिश ये करनी है कि आपने सारी ज्योमेट्री फ्रंट फेस पे रखनी है। अगर कोई इस तरह का ग्रे आता है तो उसी टाइम उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके उसको रिवर्स कर लेना है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले लेक्चर में बताया था कि जब आप मैक्स के अंदर जब आप इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो वो चीज़ के ऊपर जो रिवर्स फेस में होगी वहाँ मटेरियल की सेटिंग्स और लाइट सेटिंग जी नहीं करता, तो आपके वो मटेरियल रियलिस्टिक नहीं बनते हैं, लाइट आपकी रियलिस्टिक नहीं होती। तो कोशिश करनी है आपने अपनी ये जो जितने भी फेसेस हैं ये फ्रंट फेस पे रखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक यानी एक्सट्रूड करने से पहले कोशिश करें कि पहले ही जो आप अपने फेसेस हैं ना उनको रिवर्स कर लें। ठीक है, जितने भी फेसेस हैं, लाइक जैसे ये है, ये है, ये वाला फेस है, ये मैं करके एक दफ़ा इसलिए बता रहा हूँ कि कल को जब आप असाइनमेंट करें तो आपको जो मसले मसाइल हैं वो ना आए। जो भी फेसेस हैं आप एक दफ़ा सेलेक्ट करें, उसको रिवर्स कर लें, इसको सेलेक्ट किया किया और रिवर्स कर लिया,
इसको रिवर्स कर लिया, ठीक है। अब ये जैसे ये दीवार है, ये कर लिया, जो एक्स्ट्रा एजेस हैं, ठीक है, ये देखें, ये मैं साथ साथ ही रिमूव कर देता हूँ, इस एज की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक प्लेन फेस आना है, ठीक है। जस्ट ये विंडोज़ हमें चाहिए, विंडोज़ की ओपनिंग है, तो ये जो एक्स्ट्रा एजेस आ रहे होते हैं ये मैं साथ साथ रिमूव कर देता हूँ। ये मैं क्यों करता हूँ? ताकि मेरा जो स्केचअप की फाइल है, ठीक है, वो लाइट रहे, ज़्यादा हैवी ना हो, ठीक है। अक्सर लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे दोस्त वगैरह भी हैं जो ये स्केचअप यूज़ करते हैं, अगर उनको कोई फाइल वगैरह चाहिए तो मैं अपनी फाइलें अगर मैं उनको भेजता हूँ तो वो ये कहते हैं कि यार आपकी फाइलें हल्की बड़ी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमने 3D बनाया है, मेरी एक फाइल बन जाती है लेट्स सपोज 15 MB की या 20 MB की, ठीक है। कहते हैं हमारी इतनी बन जाती हैं, और सेम अगर मैं वही 3D बनाता हूँ तो मेरी फाइल बनती है 1 MB की, 2 MB की, ठीक है। तो वो क्यों बनती है? क्योंकि ये मैं जो जितने भी एक्स्ट्रा एजेस होते हैं ना, ये या एक्स्ट्रा मटेरियल या कोई भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मेरी काम की नहीं है वो मैं साथ साथ रिमूव करता जाता हूँ, ताकि मेरी फाइल जो अगर है वो हल्की से हल्की रहे। उसके फायदे होते हैं कि जब आप मैक्स के अंदर लेके जाते हैं या इवन आप अपना स्केचअप भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपका स्केचअप लैग नहीं करता। अदरवाइज जब स्केचअप स्केचअप या कोई भी सॉफ्टवेयर लैग करना शुरू हो जाता है ना, तो वहाँ से मसले मसाइल शुरू होना शुरू हो जाते हैं। एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है, और बाकी जो चीज़ें हैं आपको तंग करती हैं बाद में। मटेरियल्स मेकिंग में आपके पास डुप्लीकेट लेयर्स आ जाती हैं, तो वो चीज़ों को हैंडल करना फिर बाद में काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसलिए एक्स्ट्रा इधर लगा लें, इधर लगाने के बाद जो है ना, आप इसको यहीं से सेट करके आगे लेके जाएं। कोई मैं रॉकेट साइंस यूज़ नहीं कर रहा, मैं पुश पुल की कमांड यूज़ कर रहा हूँ, मैं अरेजर यूज़ कर रहा हूँ, और मैं अभी देखें बस ये चीज़ें कर रहा हूँ। ये देखें, पुश पुल किया, एक्स्ट्रा एजेस आए, अरेज कर दिया। अगेन ये जो है, इसको पुश पुश किया मैंने, पुल किया, ये देखिए, ये एक्स्ट्रा एज रिमूव कर दिया। जस्ट 2 कमांडें यूज़ कर रहा हूँ अभी तक। आई होप आपने वो असाइनमेंट की है, आपको थोड़ा बहुत इन कमांड्स का आइडिया हुआ होगा, ठीक है। जैसे उसके बाद ये चीज़ है, ये है, ये चीज़, ये मैं एक दफ़ा सारा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कोई मसला ना आए। तो गौर से सुनना है आपने लेक्चर का, अगर कोई चीज़ अगर आपको इधर नहीं समझ आती तो अभी पूछ लेनी है, बाद में वो आपको कोई असाइनमेंट कर रहे होंगे तो वो फिर आपको तंग करेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एजेस, ये मैंने क्या किया अभी आपके सामने, कि मेरी जितनी भी दीवारें थी जो जो मेरी इस घर के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनको मैंने, हाँ, ये अब एक चीज़ यहाँ मैं बता देता हूँ, ये सुन लें कि ये देखें, अब मैं जब इसको एक्सट्रूड करता हूँ ना, ये बेसिकली दरवाजे की ओपनिंग है, ठीक है। मैं अगर आप इसको एक्सट्रूड करता हूँ ना तो वो देखें, दरवाजे की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो भी साथ आ जाता है, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से मैं करूंगा ना, ये एज तो है ना, अब दरवाजे को वो पीछे वाला एज खत्म हो गया। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पुश पुल की कमांड ही है, लेकिन मैं कंट्रोल एक दफा प्रेस करके छोड़ देता हूँ। वो क्या करता है कि वो जो एज फेस है वो उसको उधर ही रखता है, एक नया फेस बना के वो उसको एक्सट्रूड कर देता है, ठीक है। तो अगर आपने इस फेस को मूव नहीं करना, आप चाहते हैं कि वो फेस जो मेरा था वो उधर ही रहे, एक नया फेस एक्सट्रूड हो, तो आपने पी प्रेस करना है, पी प्रेस करने के बाद कंट्रोल एक दफा प्रेस करना है। तो ये देखें, पुश पुल के साथ एक छोटा सा एरो प्लस साइन, जैसे जिस तरह मूव की कमांड में कॉपी है, इसी तरह ये आपका आ जाता है। और आप इसको एक्सट्रूड करेंगे, वो वाला फेस उधर ही है, नया फेस उसने एक्सट्रूड करके, मुझे ये देखिए ये एज उधर ही रहा है मेरा, ये एज, क्योंकि जब मैंने इसको एक्सट्रूड करना है तो मुझे ये एज चाहिए होना था, तो वो उसने उधर ही रखा है। सिमिलरली ये देखें, पुश पुल की कमांड, कंट्रोल प्रेस, और ये देखें इस तरीके से मैंने ये कर दिया। पुश पुल की कमांड कंट्रोल प्रेस करके मुझे डोर की ओपनिंग चाहिए थी, ओपनिंग का एज चाहिए था, तो वो मैंने ले लिया। ये देखें मेरी सारी दीवारें जो हैं, ठीक है, वो मैंने जो घर का फिनिश फ्लोर लेवल है वहां तक, अब मैं यहाँ से ऊपर दीवारों को एक्सट्रूड करूंगा। लेट्स सपोज मैं इसको एक्सट्रूड, अब क्लियर हाइट कितनी थी, 10 फुट 6 इंच, तो उतना मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया। ये देखें, लाइक दिस।
वेरी इजी। ठीक है, ऑटो कैड की तरह नहीं है कि आपने जी उसकी पहले पॉली लाइन बनानी है फिर उनको एक्सट्रूड करना है। वो चीज़ें यहाँ नहीं है। आपने प्लान को इंपोर्ट किया, दीवारों के एजेस बनाए, ओपनिंग के एजेस को यानी सेपरेट किया, और ये देखें विद इन नो टाइम आपने ये सारी दीवारें अपनी एक्सट्रूड कर ली हैं। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ये मैं एक आपको बेसिक जो है ना सारा मॉडल एक आपके सामने बनाऊंगा। बनाने का मकसद ये है कि आपको एक चीज़ समझ आ जाए, एक मेथडोलॉजी समझ आ जाए। कमांडें तो ठीक है आपको आ गई हैं, लेकिन उन कमांडों को यूज़ किस तरह करना है ताकि एक रियल प्रोजेक्ट हम कर सकें, वो मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। अगर नहीं आई तो मैं आगे करता हूँ। अगर किसी ने यहाँ तक कुछ पूछना तो वो पूछ लें। नो वन, चले आगे करते हैं। अच्छा ये विंडो, अब ये विंडो को अब देखें, विंडो की हाइट और जो इसका, विंडो को बेसिकली दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसका सिल और उसका लिंटर। ठीक है, तो वो चीज़ें हम इसकी यहाँ से देख लेते हैं। अब ये देखें, ये विंडो का रोड से लेवल कितना है, 2 फुट। 2 फुट के बाद इस विंडो की जो हाइट है वो है 7 फुट। ठीक है, तो मैं ये देखें, अभी ये रोड से कितना ऊपर है, 1 फुट 6। ये मुझे कैसे पता चला, मैंने लाइन लगाई है। ठीक है, इस तरीके से लाइन लगा के मैं लाइन लाइन के ऊपर एंटिटी इन्फो करूंगा तो ये देखें यहाँ इसकी ये लेंथ आ जाती है 1 फुट 6। तो मुझे इसको चेंज ऊपर मजीद लाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने पहले ग्रुप को एडिट किया और इसको चेंज ऊपर ले आया। उसके बाद ये देखें, अब इसकी मैंने लिंटर डालना है। लिंटर डालने के लिए मैंने ये एज को पकड़ा, सेलेक्ट किया, मूव की कमांड एक्टिव की, साथ कंट्रोल प्रेस करके कॉपी की कमांड एक्टिव कर ली। यहाँ से क्लिक करके मैं ऊपर की तरफ करके 7 फुट एंटर कर दूंगा तो ये देखें उसने इस एज को ऊपर की तरफ ये कॉपी कर ली है। ठीक है, कॉपी करने के बाद मेरे पास ये लैदा हो गया एज, ये लैदा हो गया, तो मैं ऊपर वाले एज को पुश पुल के जरिए इसके साथ मिला के ये कर दूंगा तो ये देखें मेरे पास ये जो एग्जैक्ट विंडो की ओपनिंग है वो आ गई है। ये समझ आई है सबको? अगेन मैं कर देता हूँ। एज को सिलेक्ट किया, ऊपर 7 फुट कॉपी किया जितनी विंडो डोर की हाइट है। उसके बाद ये जब फेज अलहदा हो जाता है तो इस तरीके से मैंने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, ये विंडो भी, इसका लेवल भी चेंज है। इसको चेंज, ये देखें अब मैंने क्या किया, मैंने चेंज इस तरह एंटर नहीं किया। अब मुझे पता है कि ये मैंने चेंज ऊपर मैंने किया है। मैंने क्या किया, जस्ट इसको इसके साथ एज अ रेफर कर दिया कि भाई इस चीज़ को यहाँ तक ले आ। सेम ये विंडो इस चीज़ को यहाँ तक ले आ। ठीक है, ये मेन डोर था हमारे घर का। इसको भी अगेन ये देखें, अब ये देखें मैंने क्या किया, मूव किया, कॉपी किया, एक्सिस लॉक किया। ये मैं आपको कमांडें इसलिए बता रहा हूँ कि जो पीछे हमने सारी बेसिक कमांड्स पढ़ी हैं, अगर आपको वो अच्छे तरीके से आती हैं तो आप यहाँ आपकी जब मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ आपकी स्पीड का भी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक इसको रेफरेंस दिया और उसके बाद ये देखें यहाँ मैंने ये कॉपी कर दिया और उसके बाद अगेन इन विंडोज़ के एजेस को सिलेक्ट किया, यहाँ एक रेफरेंस दे दिया, यहाँ डिस्टेंस दे दें या रेफरेंस लाइन या एक रेफरेंस पॉइंट दे दें। तो ये आप इस तरीके से आपने क्या किया, ये देखें विंडोज़ की ओपनिंग कर ली। ये मेरे पास नीश थी, नीश को बॉटम फॉर एग्जांपल ये था, ये मैंने बॉटम एक्सट्रूड कर लिया। अब हाइट अगेन नीश की 7 फुट के अकॉर्डिंग थी। ये चीज़ें आपको एलिवेशन में सारी गिवन होती हैं। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से आपने आपका जो फ्रंट का जो था आपने वो एक्सट्रूड कर लिया। ये कॉलम थे, कॉलम का ग्रुप ओपन किया डबल क्लिक करके, उनको भी यहाँ तक ऐसे मैंने एक्सट्रूड कर लिया। ठीक है, और ठीक है, ये बाउंड्री वाल थी, बाउंड्री वाल को 7 फुट हाइट किया तो ये देखिए इसको एक्सट्रूड कर लिया। कॉलमों को पकड़ा, यहाँ तक एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ इससे 12 इंच ऊपर हमेशा ही होते हैं, या डिपेंड करता है डिज़ाइन आप कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, एलिवेशन आपकी क्या है उसके मुताबिक मैंने एक्सट्रूड कर लिया। ये किया, इस ये जो छोटी दीवार थी इसको भी बाउंड्री वाल के हिसाब से मैंने दी। सो इट्स वेरी इजी।
ठीक है, आपके सामने क्या किया, कैड को लाया हूँ, प्लान को लाया हूँ, एक्सट्रूड उसके फेसेस बनाया। फेसेस बनाने के बाद अगर आपको बेसिक कमांड के ऊपर ग्रिप है स्केचअप की, आप बहुत इजीली अपने इस मॉडल को, इस 3D इसको यानी 3D मॉडल को आप बना सकते हैं। ठीक है, पाँच पाँच 15 पे हम ब्रेक करेंगे 10 मिनट की। उस दौरान अगर किसी ने मगरिब की नमाज पढ़नी है तो वो पढ़ लेंगे। उसके बाद 25 पे दोबारा स्टार्ट आके जो है ना, हम इंशाल्लाह 3D मैक्स को स्टार्ट करेंगे। जितना हो सका ये मॉडल हम वहां तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये था। अरसलान भाई, नीश क्या होता है? नीश नीश। नीश यार, वो जो दीवार के ऊपर एक वो जो ओपनिंग टाइप नहीं बनाते, हाँ, इसको ऊपर नेट पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। वो जिसे क्या कहूँ यार, अब नीश यार, वो जो एक खप्पा डालते हैं दीवार के अंदर। फॉर एग्जांपल दीवार की हाइट अगर 9 इंच, विड्थ 9 इंच है, तो 4.5 इंच उसका एक ऑफसेट दे के हम एक ओपनिंग सी बना लेते हैं छोटी सी, उसको नीश कहते हैं। जैसे मैंने ये देखो इधर बनाई है, ये देखो दीवार की हाइट जो थी वो 9 इंच थी, तो ये देखो ये मैंने 4.5 इंच का ये टक बना दिया, इस तरीके अंदर कर दिया थोड़ा सा, तो इसको नीश कहते हैं। ठीक है, अब मैं पोर्च बना रहा हूँ। पोर्च के लिए ये देखो, ये मैंने लाइन लगाई। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा व्यू चेंज करके बिल्कुल यहाँ से लेकर, ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लगाया। सीढ़ियाँ चले मैं दोबारा कॉपी कर लूँगा फिलहाल। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने रेक्टेंगल लगाया। तो ये देखिए मेरे पास ये पोर्च का ये फेस आ गया। डबल क्लिक, मेक ग्रुप, एक्सट्रूड, चेंज। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास ये पोर्च बन गया। पोर्च के आप देखें अगेन, पुश पुल के साथ जो कंट्रोल प्रेस करके जो एक्स्ट्रा एक फेस कॉपी करते हैं। रैंप बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 7 फुट का रैंप है, ये इसको एक्सट्रूड किया इस तरीके से। और उसके बाद ये देखो एज को नीचे की तरफ, ये देखो ऊपर नीचे, नीचे की तरफ 6 इंच था तो 5 इंच मूव करके ये देखो ये मेरे पास स्लोप आ गई है। ठीक है, बाहर जो है ना, ये देखो मैं ये क्यारी बना रहा हूँ। क्यारी जस्ट रेक्टेंगल, मेक ग्रुप, वही क्वांटे हैं, इसको एक्सट्रूड किया 12 इंच। ठीक है, ताकि उस लेवल से रहे। ये जो कोने वाले एजेस हैं इनको सिलेक्ट किया, ऑफसेट दिया 3 इंच, और ये जो ग्रास वाला एरिया इसको 1 इंच नीचे कर दिया, लाइक दिस, पुश पुल से। ये इसका अलहदा ग्रुप बना लिया ग्रास का। ये जो ये वाला एक अलहदा ग्रुप हो, ये क्यारी बन गई है। ठीक है, अब इसके ऊपर डाल लेते हैं छत। छत डालते हैं, ये देखो छत डालने के लिए क्या करना है, सिंपल एक रेक्टेंगल लगाया, मेक ग्रुप किया, वो 12 इंच एक्सट्रूड कर दिया। 6 इंच जो स्लैब की थिकनेस होती है, उसके बाद जो 6 इंच हमारी फिनिशेस होती हैं उसके ऊपर, वो चीज़ आ गई। ठीक है, अभी इसको मैं इन कॉलम्स तक लेके आया, इसको मैं पीछे तक लेके जाता हूँ। अगेन ये देखो एज को कॉपी किया, यहाँ तक रेफरेंस दिया, और उसके बाद ये देखो एज को तोड़ के हमने इस तरीके से ये छत डाल दी है। एंगल लगाया, पुश पुल से जितनी उसकी विड्थ है उतना एक रेफरेंस दिया। बेसिकली ये एक पैशू है, ओपनिंग होती है जिस तरह घरों में, ये चीज़ है, मैं वो बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने घर के ऊपर छत डाल दिया। ठीक है, जो काम मैंने इधर ग्राउंड फ्लोर के लिए किया था, सेम मैं जल्दी जल्दी, ठीक है, अब मैं थोड़ा स्पीड से करूँगा काम। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर मैंने इसका ये कवर करना है सारा। तो ये देखिए, ये मैं अगर जब एक्सटेंशंस करेंगे तो ये जो हम, ये मैं आपको तब बताऊंगा, अभी फ़िलहाल नहीं मैं बता रहा आपको। कि जो एजेस बनाते हैं ना हम, कि लाइनें लगाते हैं, वो एक जस्ट 1 क्लिक से भी हो जाते हैं। और वो उसके लिए एक्सटेंशन यूज़ होती है, वो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको। तो जब हम एक्सटेंशन की करेंगे काम, असाइनमेंट आपने जो करनी है,
वो इसी तरीके से करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स ये मैंने इस तरीके से एजेस लगाना शुरू किए हैं। ये जैसे ये है विंडो, जस्ट मैं जो दीवारें हैं ना मैं उनको एक्सट्रूड करूँगा। इधर पड़ी हुई है, ये मेरे पास दरवाज़ा, ये WC, ये वार्डरोब। मैं सिर्फ फ्रंट से जो एलिवेशन कोशिश करूँगा आपको इन 10 मिनटों में अगर पूरी होती है पूरी करके दिखा दूँ। ये भी अगेन ओपनिंग है, ये विंडो है। ये विंडो थी, ठीक है। ये मेरी डायरी है। ठीक है, ये बेसिकली ये शो हो रही थी, आपने जो भी फाइल होगी आपने उसको अच्छी तरीके से देखना है। ये बेसिकली जो ऊपर हमारा 3D बनना था ना, ये उसकी थी। ये मेरे पास ये जो पैरापिट है ये इसको लैदा ग्रुप में कर लिया है, ये एक एलिमेंट था इसको लैदा कर लिया। बाकी ये जो जितनी भी दीवारें हैं मेरे पास वो आ गई। चीज़ एक्स्ट्रा है, अरेज कर दूंगा। ठीक है, ये दीवार थी पैशियो के पास, इसको बनाया। ये विंडो की एजेस अरेज किए, लाइन लगाई, फेस बनाया। वही चीज़ बेसिक कमांड। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको कमांड्स का कि कमांड्स वर्क कैसे करती हैं। आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं उससे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई, सिलेक्ट किया सारी चीज़ों को। ये इन दो के अलावा इसको ग्रुप कर लिया। अगेन एक्सट्रूड करता हूँ 10 फुट 6, जो मेरी क्लियर हाइट थी उसके अकॉर्डिंग। एक और तरीका आसान है कि मैंने बताया था कि जैसे ये सारे बैक एजेस हैं, आप किसी एक के ऊपर राइट क्लिक करके रिवर्स करें, दोबारा उसके ऊपर करके ओरिएंट फेस करेंगे ना तो वो सारे वो देखें इकट्ठे उस फेस के मुताबिक आपको वो एडजस्ट कर देगा। दोबारा बता देता हूँ, एक को मैंने रिवर्स किया, उसके ऊपर अगेन ओरिएंट फेस करूंगा तो वो देखें बाकी सारे उसने उस फेस के मुताबिक रिवर्स कर दिए। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 10 फुट 6, मैं ज़रा एक प्लान देख लूँ दोबारा। एलिवेशन जस्ट यहाँ एक विंडो है, इस साइड पे विंडो है, ये दरवाज़ा और ये विंडो है। ठीक हो गया। पकड़ा, कोई एक रेफरेंस पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा जो यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो मेरे प्लॉट के कोने होते हैं, कॉर्नर जिसे कहते हैं, यूज़ करके इस तरीके से इसको मूव कर लो। ठीक है, तो ये देखें लाइक दिस। एलिवेशन में दोबारा देखते हैं, ये हमारे पास यहाँ जो 3 फुट 2 उसकी हाइट है, ये पैरापिट की बेसिकली, यानी उसके लिए मैं यहाँ एज लगाया, यहाँ से ऐसे ऊपर कितना है 3 फुट 2 की लाइन लगाई और उसको एज अ रेफरेंस दे दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से था। अगेन ये नीश ऊपर तक जा रही है, इस एलिवेशन के मुताबिक ये ऊपर तक गई। और अगेन अब ये जैसे ये पैरापिट यहाँ तक आ रही थी, तो ये देखें यहाँ तक मैं इसको लेके आया। ये पैरापिट की हाइट में यहाँ से देख लेता हूँ,
ये पहले 1 फुट 18 इंच है, उसके बाद 2 फुट वो ग्लास की रेलिंग है। ओके, ये मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा 18 फुट पहले था, और उसके बाद 6 इसको एक्सट्रूड किया, 18 हो गई। इस स्लैब को भी उस पैरामिड के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट कर लिया। ये एलिमेंट है जो साइड पे, बेसिकली ये एलिमेंट है, इसको एक्सट्रूड करना है 9 फुट 6। यहाँ से मैंने पैमाइश देखी और 9 फुट 6 इसको एक्सट्रूड कर लिया। इसको पकड़ा, ये जो मेरे पास ये स्लैब है, अगेन कॉपी कर लिया। यहाँ तक ये आपको ना प्लान थोड़ा समझना पड़ेगा मुझे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक दफ़ा पहले भी इसके ऊपर काम किया हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है इसका। तो मैं उसके हिसाब से, जब जो भी आपको ड्राइंग मिलेगी, ठीक है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से समझना है कि वो जो चीज़ें हैं वो कैसे हैं, क्यों हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, ये वाली जो है ना, इसकी टोटल लेंथ है 23 फुट 1.5 इंच। ठीक है, यहाँ इस एज को कॉपी करें, 23 फुट 1.5 इंच, 23 फुट 1.5, एंटर किया, तो यानी ये एज हमारा यहाँ तक का। अब इसकी 1 फुट 6 है, और ये यहाँ तक इसकी जो टोटल ये वाली पैमाइश है वो 20 फुट 3 है। ठीक हो गया। यानी ये मैं करके इसलिए आपको एक दफ़ा दिखा रहा हूँ कि कल जब आपने करनी है, आपको कोई मसला ना आए, चीज़ें आपने पैमाइशें कैसे देखनी है। ये जो थी वो 20 फुट 3 इंच थी, ये वो जब एलिमेंट आगे जाना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ 20 फुट 3 इंच, ये यानी यहाँ तक ये एक्स्ट्रा, ये इस तरीके से। बाद जो ये बैंड था हमारा, ये वाला, मैंने फिलेट लिया है 6 का। ये कोई भी एक पैरापिट जो भी है आपकी, ये जो पट्टा था मेरा ये भी 18 इंच का था, 3D के अकॉर्डिंग, इस 2D ड्राइंग के अकॉर्डिंग ना। ये देखिए, टोटल 18 फुट था, चेंज हम उसको मज़ीद ऊपर ले गए। और ये जो ये देखें, इस स्लैब के ऊपर 3 फुट 6 की बिल्कुल एक सीधी पैरापिट वॉल है यहाँ। ठीक है, पैरापिट वॉल बनाने के लिए मैं देखें, कॉपी, फेस को कॉपी किया, बाहर Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, ऑफसेट दिया 4.5। ठीक है, और ये अरेज करके ये मेरे पास ये पैरापिट आ गई। ग्रुप बनाया, 42 इंच इसको एक्सट्रूड कर लिया। 5:15 पे करेंगे, 5 मिनट हैं अभी। ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक करेंगे, आप सब नमाज वगैरह पढ़ लीजिए। ये जो बेसिकली ये सीधी पैरापिट थी, इसको मैंने इस तरीके से बेसिक कमांड यूज कर रहा हूँ, पुश पुल अरेज लाइक दिस, जो एलिवेशन के मुताबिक। ये देखें, ये आ गया, ये विंडो है। इस विंडो को अब देख लेते हैं। ये विंडो का लिंटर है जो इसके बॉटम से 1 फुट नीचे है। तो ये देखें, विंडो, इसका सिल 6 इंच रखा, लेट्स सपोज। ठीक है, और जो इसका लिंटर था वो एक रैंडम बनाया मैंने, लाइक देखिए, ऐसे रैंडम कॉपी किया, ये विंडो की शेप बनाई, इसको यहाँ तक लेके गया और 12 इंच नीचे ले आया। तो ये देखिए, ये विंडो आ गई। ठीक है, ये एलिमेंट जो था ये यहाँ से पीछे की तरफ जाना था। ये इस तरीके से पीछे की तरफ आना है। ये जो ये वाली विंडो है, इसकी पैमाइशी लेट्स सपोज देख लेते हैं। ये 6 इंच ये, और इसकी जो टोटल हाइट है वो मैं देख लूँगा यहाँ से। ठीक है, ये इससे ऊपर 4 फुट 10 है। ठीक हो गया।
कोई एक रेफरेंस ये होता है। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर 4 फुट 10। ठीक है। और इसको मैंने यहाँ तक करके, ये देखें, ये विंडो भी आ गई। ये एक दरवाज़ा रह गया। ठीक है। दरवाजे को भी उसी तरीके से बनाएंगे, सिंपल। एज को पकड़ा, 7 फुट ऊपर, 7 फुट ही होती है यूजुअली दरवाजे की हाइट, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखें चीज़ मैंने कर दी। ठीक है। तो ये देखें एक बेसिक मॉडल जो आपका होना चाहिए। ये देखें, ये आपका बेसिक है। इसका मैं रेंडर दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ताकि ये देखें। ठीक है। अब ये देखें मजीद डिटेल है, जैसे ये लूवर्स बनने हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें। बट जो बेसिक हमारा मॉडल था ऑलमोस्ट, ये देखें, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये काम करता हूँ, इसको मैं स्केचअप के अंदर ही ले आता हूँ। देख रहे हैं, तकरीबन उससे मिलता जुलता। अब वो मजीद ये जो लूवर्स वाली डिटेल हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। ये जो है, जैसे ये स्लैब आगे एक्सट्रूड होगी लाइक दिस, तकरीबन उससे मिलता जुलता हमने, बल्कि एग्जैक्ट वही जैसे हमारे पास फरमाइश थी, हमने मॉडल। आगे आगे विंडो लगाना, पैरापिट लगाना, वो सारी चीज़ें अगर आपको बेसिक कमांडें आती हैं तो आप कर सकते हैं। कुछ आइडिया हुआ सबको कि मॉडलिंग हमने किस तरीके से करनी है, स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है। और उसमें चीज़ों को मैनेज किस तरह करना है। कैड की जब अगर आपके पास फाइल है, वहाँ से जो है ना पैमाइशें वगैरह कैसे लेनी है। ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ आई, समझ नहीं आई, तो वो पूछ सकता है। ठीक है। आई होप कि सबको समझ आ गई होगी। एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, जो मैं पहले लेक्चर से ही कहता हूँ, कि आपने ग्रुप में चीज़ें रखनी है स्टार्ट से ही। जब जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने फेसेस बनाए हैं, मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया ग्रुपिंग करना। तो दीवारों का ग्रुप है, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया, ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया। कॉलम्स थे, सिलेक्ट किया, ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया। पोर्च था, सिलेक्ट किया, ग्रुप में। एंट्रेंस के स्टेप्स थे, सिलेक्ट किया, ग्रुप में। ठीक है। कोई एक डिफरेंट एलिमेंट आ रहा है, बनाया ग्रुप में। बाउंड्री वाल ग्रुप में, बाउंड्री वाल के पिलर ग्रुप में। तो जितनी भी चीज़ें अलहदा है, वो सारी की सारी मैंने राइट फ्रॉम द स्टार्ट मैंने ग्रुप के अंदर की। आई होप सबको समझ आ गई होगी। 10 मिनट की ब्रेक लगती है। मेरे कंप्यूटर में 5:15 हुए हैं, 5:25 पे मैं दोबारा आऊँगा। ठीक है। और नमाज वगैरह आप सब भी पढ़ लें, और इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना, अ, हम जो मैक्स के अंदर मैक्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। आज उसकी बेसिकली हम रेंडर सेटिंग्स और जो बेसिक्स कमांड है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो 5:15 पे दोबारा मिलते हैं सारे। थैंक यू।
जी आ गए सब वापस। जी आगे। अमान सिबकर, अमान भाई। ये मुझे कोई कंफर्म कर दे। ये मैक्स शो हो रहा है सबको? जी श्योर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर जो भी हमने किया था उसमें से अगर किसी ने पूछना है तो वो पूछ ले। यहाँ तक जो स्केचअप की बेसिक मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो हमारे ऑलमोस्ट यहाँ तक कवर हो गए। जो उसकी एक्सटेंशंस हैं वो हम किया करेंगे। एक्सटेंशंस बेसिकली वो मैं करवाऊंगा जब ये आप अगली असाइनमेंट जमा करवा देंगे। आफ्टर दैट मैं आपको वो जो एक्सटेंशन है स्केचअप की वो बनाना स्टार्ट करूंगा। वो ये किया करूंगा, वो इस तरीके से कराऊंगा कि आफ्टर द यानी फोर्थ लेक्चर, यानी जो पांचवा लेक्चर होगा, उस लेक्चर से मैं आपको डेली की एक या दो एक्सटेंशंस करवाया करूंगा। एट द एंड ऑफ द, जब हमारा लेक्चर खत्म होने में 10 से 15 मिनट रह जाएंगे, तो तब हम एक या दो जो स्केचअप की एक्सटेंशन है वो किया करेंगे। जितनी हम कर सके एट दी एंड, जितनी यानी पता होनी ज़रूरी है वो हम लाजमी करेंगे। ठीक है, तो वो इस तरीके से साथ साथ उस टॉपिक को हम करते रहेंगे। बाकी जो मैथ्स के ऊपर है, इसके बाद जो हमारा अ, जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैथ्स के ऊपर है। और द लास्ट वन जो हमारा लेक्चर होगा वो पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर होगा और वो फोटोशॉप के ऊपर होगा। ठीक है, तो स्केचअप मॉडलिंग आपने कोशिश करनी है जितनी जो अब हमारा नेक्स्ट वीक है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकें, आप वो करें। जितनी क्वेरीज आपकी आती हैं आप उसको लिस्ट डाउन करें। अगर मेरे से पूछना है तो वो नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले पहले आपने मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं ये जो है प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आगे इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑटोडेस्क 3ds मैक्स, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। बेसिकली इट्स अ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्योरली 3D मॉडलिंग है और उसके ऊपर जो रेंडरिंग है वो भी हम कर सकते हैं। और रेंडरिंग इसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इंजन्स 3ds मैक्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन कुछ हम रेंडरिंग इंजन्स जो हैं वो हम बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी बाहर से इंस्टॉल करके हम उनको यूज़ करके, जैसे वीरे है, कोरोना है। ठीक है, और जो भी यानी उसके अलावा कई D5 है, वो यानी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं मैक्स की रेंडरिंग के लिए, लेकिन जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ वीरे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो बेसिकली हम जितना भी टाइम रहा है हम पढ़ेंगे स्केचअप, जो 3ds मैक्स की बेसिक्स चीज़ें हैं, यानी जो आपको पता होनी चाहिए। और वो आपने जब आप मैक्स इंस्टॉल कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको एक दफ़ा करनी होती है। ठीक है, तो वो उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे है क्या, कैसे काम करता है, बेसिक्स, कमांड, नेविगेशन क्या है। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब आप सबसे पहले 3ds मैक्स को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की शेप आपके सामने आएगी जैसे अभी आपको स्क्रीन में शो हो रही है। आपको इस तरीके से ये देखें, यहाँ इसकी एप्लीकेशन में नहीं होगी, ये सेव, अंडू, रीडू,
ठीक है, यहाँ से वो उसी तरीके से इसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, जिस तरह एप्लीकेशन में होता है, ये कुछ कमांड्स होंगी एट द टॉप। ये आपके पास इस तरह ये 4 व्यूज आ रहे होंगे। जो ये पहले वाला होगा ये टॉप का होगा, ये टॉप व्यू होगा, ये फ्रंट व्यू होगा, ये लेफ्ट व्यू होगा और ये पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट मैक्स की सेटिंग में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि आपने इसी, ये जो सेटिंग है आपने इसी को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल टॉप लेफ्ट, तो ये टॉप फ्रंट लेफ्ट और पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की आपके सामने शेप आएगी कि ये देखिए, ये टॉप है, ये फ्रंट व्यू है, ये लेफ्ट व्यू और ये पर्सपेक्टिव है। ये बाकी ये सारे ये कमांड्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये कमांडें, कुछ चीज़ें बनानी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। हम जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, ड्यू टू द सॉफ्टवेयर वर्सेटैलिटी के काफ़ी इंडस्ट्रीज में ये यूज़ हो रहा है। आर्किटेक्चर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इसका यूज़ सीजी और फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में है। जो अवतार मूवी शायद सब ने देखी हो, ठीक है, काफ़ी पुरानी मूवी है। वो बेसिकली मूवी थी जो पहली मूवी थी जो मैक्स के अंदर उन्होंने सारी बनाई थी। यानी वो सारा उसका जो भी काम हुआ है वो मैक्स के, और जो उन्होंने तब यूज़ किया था वो वीरे तब नया नया, बिल्कुल नया नया था, तो उन्होंने एक एज ए एक्सपेरिमेंट किया था उस मूवी के ऊपर, जो है उस मूवी के ऊपर। तो वो वहाँ से बेसिकली वो स्टार्ट हुआ था ये वीरे का, जो जिसे कहते हैं ना राइज, उस मूवी के बाद। तो आर्किटेक्चर जिस तरह मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एक बड़ा छोटा सा पार्ट है उस सीजी इंडस्ट्री का, तो हम मैक्स की सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे। ठीक है, ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। बाहर जैसे यूके में, मुझे एग्जैक्ट यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं पता, बहरहाल एक आर्टिकल पढ़ा था कि वहाँ 4-4 साल की डिग्रीज हैं सिर्फ मैक्स और वीरे के ऊपर। ठीक है, जिस तरह हमारी सिविल इंजीनियरिंग है, आर्की इंजीनियरिंग है, या एक पूरी वहाँ एक पूरी डिग्री वो 4 साल सिर्फ पढ़ाती ही इसको है। अब उस जितना वो नॉलेज, और हम अब उसका कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अब आर्किटेक्चर की फील्ड में इतना सीखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को, जिस तरह आप मेरे व्यूज़ देखते हैं या रेंडर्स देखते हैं प्रोजेक्ट्स के, तो उस तरीके से अच्छे और रियलिस्टिक तरीके से हम उसको जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 व्यूज़ आएंगे। ये आपने इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा गौर से देख लेंगे जब आप नेक्स्ट पहली दफ़ा खोलेंगे। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ से अब गेम स्टार्ट होगी, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ। अब ये देखें, मैंने ये जो बैकग्राउंड, ये जो मैक्स की पिक्चर है, इसमें ये देखें, इसको हाईलाइट किया, बाकी सारी को थोड़ा सा डल कर दिया है। ये जो हाईलाइटेड, ये जिस तरह मैंने बताया था, ये जो 4 चीज़ें आई, ये व्यूज़ आ रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं व्यू पोर्ट्स। ये लिखा हुआ है। ठीक है, 4 व्यू पोर्ट्स मैक्सिमम आ सकती हैं आपकी। ठीक है, राइट क्लिक टू सिलेक्ट, अगर आपने किसी भी व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करना है, द राइट क्लिक ऑफ योर माउस, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट कर देगा। उसके अलावा मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, ये आपने ये शॉर्टकट अभी याद कर लेना है। ये तो आपको जिस तरह ना एक, यानी ये सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, Alt W, कि अगर आपने किसी भी विंडो को, इन 4 विंडोज़ में किसी को छोटा करना है या किसी को बड़ा करना है, तो उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमाइज के लिए Alt+W है, वो यूज़ करेंगे। और इसके अलावा डिफरेंट शेड्स टू व्यू इन टॉप लेफ्ट साइड, ये क्या चीज़ें हैं, मैं आपको मैक्स के अंदर बता देता हूँ। ये देखिए 3ds मैक्स ओपन हो गया, राइट क्लिक करके किसी भी, लेफ्ट और राइट दोनों क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी व्यू पोर्ट को आपने सिलेक्ट करना है, आप उसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें, ये व्यू पोर्ट सिलेक्ट हो जाएगी। इसके ऊपर आएंगे, ये देखें, ये काम करेगी, जूम इन जूम आउट, उस तरीके से इधर क्लिक करेंगे, ये देखें, जूम इन जूम आउट, तो वो सिर्फ वो होती है, बाकी वैसे ही होती है। ठीक है, अब ये देखें, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं, काम करते के दौरान, करते करते आपको लगा कि मुझे यार ये विंडो बड़ी करनी है, तो आप क्या प्रेस करेंगे, Alt+W। ठीक है, तो ये देखिए उसने 3 को हाइड कर दिया है, जो टॉप व्यू की विंडो थी उसको बड़ा कर दिया है। मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो वो दोबारा अपनी डिफॉल्ट शेप में चला जाएगा। ठीक है, अगेन फ्रंट पे Alt+W बड़ा किया, Alt+W छोटा, Alt+W बड़ा, Alt+W छोटा। अब इस तरीके से अपनी विंडोज को देख सकते हैं, Alt+W, ये
कमांड है। इसके अलावा अगर आपने स्क्रीन से करना है, शॉर्टकट आपको नहीं याद, तो बॉटम राइट पे आपके पास जो सबसे एंड वाला जो बटन है ना, ये देखें मैक्सिमाइज, ये देखें ये है मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल। आपने इसको क्लिक करेंगे तो जिसको सिलेक्ट करके आप ये बटन प्रेस करेंगे वो बड़ी हो जाएगी। दोबारा ये बटन क्लिक करेंगे तो दोबारा वो चार्ट बाय डिफॉल्ट अपनी उस शेप में चला जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका कि आप एट द लोअर राइट ऑफ योर बॉटम ऑफ द 3ds मैक्स, जो सबसे लास्ट बटन है आप उसको क्लिक कर दें इस तरीके से। ठीक है, और Alt W शॉर्टकट की कमांड है। आप अलावा लेट्स सपोज अभी फिलहाल एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट क्या कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, उसका टॉप व्यू दिखा रहा है, उसी का फ्रंट दिखा रहा है, उसी का लेफ्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली है एक ही वर्क स्पेस, एक ही ऑब्जेक्ट को देखने के डिफरेंट एंगल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जैसे है, इसको मूव करना है तो फॉर एग्जांपल मैं इधर जाके ऐसे मूव कर लूँगा इसको, लाइक दिस। इसको ऐसे मूव करना है, यहाँ फ्रंट ऊपर नीचे लेके जाना है तो ये देखें मैं ऐसे कर लूँगा। इवन आप यहाँ इधर आके भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी व्यू पॉइंट्स हैं। अब ये देखें, अब इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। आप कोशिश करें, आप इसको भी पर्सपेक्टिव के ऊपर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जैसे फ्रंट है ना, ठीक है, इसको भी आप इन सारी व्यूज़ को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर पी प्रेस करता हूँ ना, और इसकी कमांड, अब ये देखें ये भी पर्सपेक्टिव हो गया। आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सारी दुनिया में एक अच्छा तरीका है कि आप एक ही पर्सपेक्टिव विंडो पे रखें अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं पर्सपेक्टिव के ऊपर। ठीक है, बाज़ का जब जैसे जैसे हम आगे कोर्स में जाएंगे तो आपको लगेगा कि चीज़ों को मूव करना ज़रा ज़्यादा इजी होता है अगर आप इस तरीके से इस सेटिंग्स की आदत बना लेते हैं। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपने टॉप, फ्रंट, लेफ्ट और पर्सपेक्टिव, इसी की आदत डालनी है खुद को। ठीक है, और उसके अलावा ये देखें, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये देखें इसके ऊपर ये जैसे ही लाएंगे ना तो इसका कलर चेंज होगा। ये है वायर फ्रेम, यानी आपको जिस तरह वायर्स होती हैं ना वो ये आप अब इसके डिफरेंट शेड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको देखता हूँ, ये देखिए डिफ़ॉल्ट शेडिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट ये है। पॉसिट करेंगे तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। अगर आप इसको बाउंडिंग बॉक्स कर देंगे तो ये देखिए जो उसकी बाउंड्रीज दिखा रहा है, बाकी सारी चीज़ें उसने हाइड कर दी हैं। फ्लैट कलर ये देखें, ये बिल्कुल एक उसने कलर फ्लैट कर दी। हिडन लाइंस आपको इस तरीके से शो करता है। ठीक है, क्ले में अगर देखना है आपने, ठीक है, अक्सर ये स्टाइलाइज में अगर मजीद इसके आगे हैं, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें ग्रेफाइट है, तो उसने उस तरीके से इसको कर दिया है। तो हमने इसको किस में रखना है, मोस्टली हम इसको डिफ़ॉल्ट शेडिंग के अंदर रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये देखें स्टैंडर्ड है, आपने इसको स्टैंडर्ड रखना है। ठीक है, और यहाँ ये जो चीज़ आ रही होती है ये आपको व्यू बता रही होती है कि आप किस व्यू में हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, देखेंगे तो ये वायर फ्रेम में है। ठीक है, ये वायर फ्रेम ओवरराइड है, ये और ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, और ये कौन सा व्यू है, फ्रंट। इस चीज़ को आपने गौर करना है कि देखें ये व्यू का नेम आ रहा होता है, आगे वो उसकी स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी, हमने मोस्टली इसको स्टैंडर्ड में रखना है। और वहाँ से ये जो पहले तीन है, 1 2 3, इनको वायर फ्रेम में रखना है। और जो लास्ट वाला जो पर्सपेक्टिव वाला है उसको हमने डिफ़ॉल्ट शेडिंग में रखना है। ठीक है, ये इससे मुराद ये था जो आपने इस स्लाइड के अंदर चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, फॉर व्यू पोर्ट्स राइट क्लिक टू सेलेक्ट, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज ऑल्ट डब्ल्यू से है, करेंगे बड़ी हो जाएगी, वो आपके सामने वो स्क्रीन शो करेगा, बाकी तीन को ऐड कर देगा। दोबारा प्रेस करेंगे तो दोबारा वो डिफ़ॉल्ट शेप में चला जाएगा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसकी। उसके अलावा डिफरेंट शेड्स टू व्यू ये मैंने आपको बता दिया। स्लाइड में आ जाते हैं, ये एप्लीकेशन मेन्यू है। ठीक है, ये कहाँ होती है, टॉप लेफ्ट साइड बिग लोगो। अब ये देखें जैसे ये मैक्स है, ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ये देखिए आपके पास ये मैक्स का लोगो शो हो रहा था, इसको एप्लीकेशन मेन्यू कहते हैं। जैसे ही आप इसके क्लिक करेंगे ये इसके अंदर डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं, इनको हम फ्यूचर में भी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम देखेंगे। कोई नई फाइल बनानी है आप यहाँ से न्यू बना सकते हैं, रीसेट करना है, ओपन करनी है कोई फाइल, सेव करना है किसी फाइल को, सेव एज करना है, स्केचअप की फाइल। अब ये देखें मैक्स के अंदर देखें इंपोर्ट है, मर्ज है, रिप्लेस है, रिविट इसके साथ लिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो वो यहाँ से आएगी, एक्सपोर्ट करनी है यानी मैक्स के अंदर से कहीं लेके जाना है वहाँ से आएगा।
सेंडू को भी हम देखेंगे अगर आप, माया, मोशन बिल्डर, मड बॉक्स, ठीक है, ये भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपने, आप ये सारी चीज़ें बेसिकली वो माया बेसिकली करेक्टर्स और 3D Max की तरह का ही सॉफ्टवेयर है, और राइनो है जैसे, ठीक है। तो वो फिल्म मेकिंग में कुछ उनकी कुछ टूल्स वहाँ बेहतर हैं, तो मैक्स को कुछ चीज़ें यहाँ बेहतर हैं, उनको लिंक करना हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो ऊपर ऊपर से न्यू है, रीसेट, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है, मोस्टली हमारा इन्हीं से ही जो है ना वो पाला पड़ता है। तो ये हमारी थी एप्लीकेशन मेन्यू, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है कमांड पैनल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कमांड पैनल यू, और ये कौन सा है, ये जो राइट साइड पे आपका ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट किया एरिया, इसको कहते हैं कमांड पैनल, ठीक है। यू कैन फाइंड ऑल योर कमांड्स हेयर। कमांड से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बताता हूँ, इन चीज़ों को आपने गौर करना है। ये जो हमारे पास ये था ना, ये राइट साइड पे ये जो बॉक्स हो रहा है, इसको कहते हैं कमांड पैनल। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी शेप्स हैं और कैमरास, लाइट्स और जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ इस इन चीज़ों में हमें मिलेंगी, ठीक है। अब ये देखें कमांड पैनल में अब ये काम किस तरह करना है, इसकी हायरार्की मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें सबसे पहला ये बटन है बेसिकली, ये देखें इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जो पहला सबसे पहला बटन है, आप देखें जैसे ही आप माउस उसके ऊपर लगाएंगे ना, वो उसका नाम बता देगा आपको। क्या शो हो रहा है, क्रिएट, इसको कहते हैं क्रिएट टैब, ठीक है। ये देखिए ये कौन सा है, क्रिएट से क्या मुराद है, कोई भी चीज़ अगर आपने बनानी है तो आपने इस टैब के अंदर आना है। कोई भी चीज़ को अगर मॉडिफाई करना है तो आपने इस टैब के अंदर आना है। ये देखिए मॉडिफाई, कोई भी चीज़ को, उसके बाद ये देखें ये कौन सा है, हायरार्की है। चीज़ों को अगर मज़ीद इसके बारे में हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। ये है फॉर एग्जाम्पल मोशन है, एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ें आपको इधर मिलेंगी, आपको डिस्प्ले से रिलेटेड आपकी ज्योमेट्री की सारी ये सेटिंग्स यहाँ मिलेंगी, और ये कुछ जनरल सेटिंग्स हैं, ठीक है। हमारा मोस्टली ये देखें, ये जो पहले तीन है ना, इन्हीं से वास्ता पड़ता है। ये देखें क्रिएट में आप देखें, क्रिएट के आगे नीचे सब कैटेगरीज हैं, हर एक की अलग-अलग बटन के हिसाब से हैं। जो क्रिएट है उसके देखें, ये सबसे पहले ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक आपको शो कर रहा है। ये क्या है, शेप्स हैं, ये लाइट्स हैं, ये कैमरे पड़े हुए हैं, ये हेल्पर्स हैं, ये स्पेस टैब्स, और ये कुछ सिस्टम्स की सेटिंग्स हैं जो यहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो क्रिएट के अंदर आके ये देखें पहली ज्योमेट्री, अब इसके आगे मजीद सब कैटेगरीज हैं। देखिए ये ज्योमेट्री के अंदर ये देखें, कुछ तो ये बेसिक ऑब्जेक्ट टाइप्स इसने दिए हुए हैं, जैसे ये बॉक्स है, आपने ड्रा करना है, पहला सेकंड क्लिक और उसकी हाइट दे देनी है। कौन ड्रा करनी है, कौन को सिलेक्ट करें, कौन का रेडियस और उसकी हाइट और उसकी ये जो ऊपर वो बता दिया। स्फीयर बनाना है, जस्ट क्लिक करके ये ड्रा करें स्फीयर, ठीक है। जैसे जैसे ये देखें इधर चीज़ें बना रहे हैं, यहाँ उनके व्यूज़ भी अपडेट हो खुद ही होते जा रहे हैं, ठीक है, आपको आइडिया होता जा रहा है। सिलेंडर जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल बनाना है तो वो आपको इधर मिल जाएगा। कोई ट्यूब बनानी है आपने, ठीक है, ये देखिए ट्यूब। टॉरस बनाना है कोई डोनट टाइप, वो चीज़ ऐसे बन जाएगी। पिरामिड, ठीक है, ये देखिए ऐसे बन जाएगी। टी पॉट है, ये पता नहीं इन्होंने क्यों रखा हुआ है, मेरी समझ से बाहर है। माइट भी कोई, यानी माइंड नहीं करना, लेकिन जो इसका डेवलपर था शायद वो पठान हो, उसको ये टी पॉट काफ़ी पसंद। ये 2021-22 में भी आया, ये ख़त्म नहीं किया उन्होंने, पता नहीं क्या लगा हुआ है इसका इन टी पॉट से इनका, ठीक है। बाकी ये कुछ जैसे आप ये देखें, अभी क्रिएट की ज्योमेट्री के अंदर ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स हैं। आप इसकी अब देखें कितने ज़्यादा ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने इनको खुद एक्सप्लोर करना है। जैसे ये हाइड्रा है, आपने चीज़ें खुद बना के देखनी है। ये देखें चैम्फर बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके से साइज, ऑयल टैंक, स्प्लेंडर, ठीक है, हॉज, प्रिज्म, ये सारी चीज़ें आपने ना अपने तौर पे खुद करनी है, ठीक है। इसके अलावा कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मोर, ये कुछ स्कैटर है, ये कुछ एडिटिंग के लिए यूज होते हैं। प्रैक्टिकल सिस्टम है, ठीक है, इनको जो चीज़ें आप जैसे डोर्स हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, पिवट डोर कैसे लगाना है, ठीक है। और बाईफोल्ड, स्लाइडिंग, इनको खुद एक एक दफ़ा आपने ड्रॉ कर लेना। विंडोज़ हैं, ऑनिंग, कैसमेंट, फिक्स, पिवटेड, इनको आपने एक एक दफ़ा ड्रॉ कर लेना, जो चीज़ें आपको समझ आती हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी ना, आपने उन्हीं को करना है, बाकियों को करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो ये बेसिकली जितनी भी कमांड्स हैं, आप अगर आपने कुछ सिर्फ 2D में कोई काम करनी है चीज़ें, देखें ये लाइन है, मैं लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये रेक्टेंगल अगर आपने 2D में बनाना है जिस तरह हम ऑटोकैड में करते हैं, तो ये चीज़ें हैं। स्टार आपने बनाना है, स्टार हो गया। टेक्स्ट अगर आपने कोई लिखना है तो वो सेक्शन एग, ठीक है, चीज़ आ जाएगी। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कमांड लाइट्स जिस तरह है, लाइट का जब हम एक बड़ा डिटेल में लेक्चर करेंगे, आई थिंक नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर होगा लाइट्स के ऊपर, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखेंगे हम यहाँ पे। कैमरे हैं डेफिनेटली स्टैंडर्ड भी रहे कैमरे, जो जिस तरह मैंने आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में बताया था कि एनवायरनमेंट होता है, कैमरा होता है, और वो जिस तरह बाकी सारी चीज़ें हम रियल वर्ल्ड में कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम जो है वो चीज़ें यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने एक एक दफ़ा ड्रॉ करके देखनी है, जस्ट ड्रॉ करनी है। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इनको एडिट कैसे करना है, या वो मज़ीद अगर आपने इसके अंदर कोई पंगे वगैरह लेने हैं इन चीज़ों के अंदर, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आपकी जितनी भी कमांडें हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद ये मैंने आपकी आसानी के लिए टूल बार्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो हमारी यूज़ हो रही होती हैं उनमें मैंने ये हाईलाइट कर दिया है। जैसे ये सिलेक्शन टूल्स हैं, ये स्नैप टूल्स हैं, और इसके अलावा ये लेयर्स हैं और ये मटेरियल हैं। इनके ऊपर हम फ्यूचर में जब हम काम करेंगे तो आपने इन चार्ट्स को मोस्टली 90% में इन्हीं के ऊपर रहते हैं, ठीक है। सिलेक्शन, लेयर्स, स्नैप और मटेरियल्स, ठीक है। तो इनको आपने थोड़ा सा देख लेना है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मेन्यू बार, ये जो ऊपर आपकी आ रही थी जिस तरीके से मैंने हाईलाइट किया, इसको मेन्यू बार कहते हैं। ये मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इन केस कल को मैं अगर कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ ड्यूरिंग द लेक्चर तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर मैं ये कहूँगी आपने मेन्यू बार ओपन करके फलानी जगह जाना है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। टेस्ट में मैं अक्सर MCQs में इस तरह के रखता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पाथ आ रहे होते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल रेंडर सेटिंग्स में जाना है, तो आपने किन कहाँ से होके जाना है। तो आपको ये नाम याद होंगे तो आप वो MCQs अटेंड कर सकेंगे, अदरवाइज वो आप नहीं कर सकेंगे, आप गलत कर देंगे। तो ये नाम इनके आपने लाजमी याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट स्नैप, कि अगर आपने यूनिट सेट करने हो वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। जैसे ये है आपके पास, आपने ऊपर ये देखें मेन्यू बार के ऊपर ये कस्टमाइज है, कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये सारी चीज़ें आएंगी। और उसके बाद ये देखें यहाँ आपके पास यूनिट्स सेटअप आ रहा होगा, ठीक है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें ये यूनिट सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। ये है। आपने ये सेटिंग जो यूनिट सेटअप है ना, ये आपने हर दफ़ा नहीं करना, आप एक ही दफ़ा कर देंगे ना तो आपके ये सेट हो जाएंगे। फिर अगर आप दोबारा एक ही दफ़ा चेंज करना चाहें, इसको रिपीट या इसको चेंज करना चाहें, तो आप जो दोबारा इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक सेलेक्ट होते हैं, हम यूजुअली फीट और इंचज़ में काम करते हैं, तो यहाँ से आपने देखें US स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ से फीट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और प्रिसीजन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपने यहाँ से इसकी प्रिसीजन सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यूजली 1/8 या 1/4 पे रख के काम करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा सिस्टम यूनिट सेटअप है, वहाँ आपने इंचज़ इसको कन्वर्ट कर लेना है। सिस्टम यूनिट सेटअप, ये जो यूनिट्स है ना, ये बेसिकली मैक्स के अंदर आपने काम करना है ना, ये उसके यूनिट्स हैं। जो सिस्टम यूनिट सेटअप है वो बेसिकली वो यूनिट्स हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्केचअप के अंदर से फाइल मैक्स के अंदर लेके आनी है, तो जो यूनिट आपने स्केचअप के अंदर हैं वही आपके इधर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर स्केचअप के ऊपर आपने फिट इंचज़ में काम कर रहे हैं तो सिस्टम यूनिट सेटअप के अंदर भी आपने इंचज़ या फिट देने हैं। नहीं तो वो क्या करता है, वो आपका इंपोर्टिंग स्केल में मसला आता है। फॉर एग्जांपल स्केचअप के अंदर अगर आप यहाँ फॉर एग्जांपल आपको मैं करके दिखा देता हूँ, लेट्स सपोज ये देखें कस्टमाइज यूनिट सेटअप सिस्टम यूनिट्स, अगर आप ये देखें इसके अंदर कौन सी इंचेस फिट हैं, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट स्केचअप के अंदर लेट्स सपोज आपके फिट इंचेस में है, ठीक है, तो आपने इंचेस में रखना है। अगर आप वहाँ मिलीमीटर में काम कर रहे हैं तो यहाँ आपने जब फाइल इंपोर्ट करते वक्त आपने इसको मिलीमीटर कर देना है, ठीक है। वो क्या करेगा, अगर आप इसको चेंज नहीं करते हैं फॉर एग्जांपल, वो अगर आप उधर आपने फॉर एग्जांपल इंचेस में काम किया लेट्स सपोज, और यहाँ आपके मिलीमीटर्स हैं लाइक दिस, जब आपने इंपोर्ट किया, तो वो क्या करेगा, मैक्स स्केल इस हिसाब से करेगा मॉडल को कि वहाँ
1 इंच यहाँ 1 मिलीमीटर बन जाएगा, समझ रहे? फॉर एग्जांपल वहाँ 1 इंच था, वही सेम यहाँ उठा के वो इंच को मिलीमीटर में कर देगा। और हमें पता है कि 1 इंच के अंदर 25.4 मिलीमीटर होते हैं, तो आपका मॉडल 25 गुना बढ़ जाएगा, उसका साइज 25 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा अगर आप इसको सेम नहीं करते। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में आप स्केचअप के अंदर काम कर रहे हैं, मैक्स के अंदर आपने ड्यूरिंग द इंपोर्ट आपने यूनिट्स सेम रखने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% व्हेन वी आर वर्किंग इन पाकिस्तान वी यूज इंपीरियल सिस्टम्स, ठीक है, फीट फ्रैक्शनल इंचेस इन SketchUp, so we will use the same units here in 3ds Max while importing the SketchUp file। ये चीज़ थी। बाकी ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह था, आपने इसको यूएस स्टैंडर्ड, इसको फीट और इसको फ्रैक्शनल इंचेस, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसको आप 1/4 कर देंगे, जो भी करना है 1/8। यूजुअली जब आप बिल्डिंग्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो 1/4 1/8 चल जाता है, लेकिन जब व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द फर्नीचर मॉडलिंग, ठीक है, कोई प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सो यू नीड हाई प्रिसीजन, तो उसके लिए हम 132 पे यानी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के ऊपर थोड़ा सा था, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। स्केचअप और मैक्स के यूनिट आपके पास सेम होने चाहिए। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रेफरेंसेस में जाके कुछ सेटिंग्स हैं वो आपने करनी है, इनको देख लेते हैं। जैसे ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंस सेटिंग्स हैं। सबसे पहले ये आएंगी कहाँ से, मेन्यू बार में जाके आपने कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपके पास ये यहाँ सबसे एंड वाली जो ऑप्शन है ये प्रेफरेंसेस की, ये सेटिंग्स आपने जस्ट एक बार करनी है व्हेन यू ओपन द मैक्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। बार बार नहीं करनी, एक दफ़ा करेंगे ये मैक्स को खुद ही वो सेव कर लेगा, ठीक है। सेटिंग कौन कौन सी करनी है, बैकअप इंटरवल, गामा सेटिंग, सीन्स अनडू, बैकअप फाइल और सीन सिलेक्शन। कैसे करनी है ये देखिए। जब आप प्रेफरेंस को क्लिक करेंगे तो आपके पहले सबसे पहले ये जर्नल टैब बाय डिफॉल्ट होगा। ये देखें सीन्स एंड डू यहाँ लिखे होंगे लेवल्स, बाय डिफॉल्ट 20 होते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो होता है ना कि अक्सर अगर आप मैक्स के अंदर काम कर रहे हो तो आपके से कोई चीज़ यानी गलत हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, रीडू करते हैं, यानी कंट्रोल जी करते हैं, अंडू करते हैं कि वो चीज़ दोबारा ख़त्म हो और दोबारा सही चीज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर होते हैं 20, यानी आप 20 दफ़ा अंडू कर सकते हैं मैक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने इसको ज़्यादा करना है तो आप इसको 100 कर लें या 150, मैक्सिमम इस 500 तक होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते, ठीक है। तो आपने इनको चेंज करना है, 20 से आपने इसको चेंज कर देना है 100 में, यहाँ 500 में। दूसरा आपने इस फाइल, ये फाइल जो है यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस आएंगी, ठीक है। उनमें से आपने देखें बैकअप ऑन सेव और कंप्रेस ऑन सेव, ठीक है, इन दो पे क्लिक करना है। ये क्या करते हैं कि बैकअप जब सेव, बैकअप ऑन सेव का मतलब होता है कि जब आप काम कर रहे हो तो वो फाइल का एक बैकअप फाइल बनाता रहता है साथ साथ, ठीक है, ताकि इन केस अगर आपकी फाइल क्रैश होगी है ड्यूरिंग द यूज, तो आपके पास जितना सेव किया उससे पहले तक की फाइल आपके पास मौजूद हो, ठीक है। तो ये बैक ऑन सेव और ये कंप्रेस ऑन सेव से ये होता है कि आपके जो फाइल साइज है वो उसको कंप्रेस कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते कंप्रेस ऑन सेव को, आपकी फाइल लेट्स सपोज अगर 100 MB की सेव हो रही है, 100 MB का साइज है, अगर आप उसको सेव करते हैं तो वो 200-250 में चली जाती है। लेकिन अगर अगर आपने कंप्रेस ऑफ सेव रखा हुआ है तो वो माइट भी 50 पे आ जाए, 40 MB पे आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने क्लिक करना है, ठीक है। दूसरा गैमा एंड LUT। गैमा बेसिकली जो लाइटिंग से रिलेटेड है, कि किसी भी मॉडल के अंदर लाइटिंग से रिलेटेड जो भी सेटिंग है वो गैमा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो फिल वक्त आपने जैसे मैंने इस स्लाइड के अंदर मेंशन की हुई है कि अनेबल करके रखना है और गैमा की वैल्यू 2.2 रखनी है। आफ्टर इफेक्ट्स, ये देखें जो आफ्टर कलर सिलेक्टर है और आफ्टर मटेरियल एडिटर है, आपने इसको ऑन करके रखना है इस तरीके से। और फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। जैसे देखें कस्टमाइज प्रेफरेंसेस, यहाँ है, ओपन किया, ये देखिए सीन एंड टू जनरल के ऊपर क्लिक किया है, इसको मैं लेट्स सपोज 100 कर लेता हूँ। उसके बाद फाइल्स में गया, ये देखें कंप्रेस ऑन सेव और बैकअप, ये मेरे बाय डिफ़ॉल्ट हैं। और ये जो बैकअप इंटरवल है
ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट 5 होगा, यानी हर 5 मिनट के बाद ही आपकी फाइल को ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपने इसको 20 करना है। ठीक है, और उसके बाद ये गैमा की सेटिंग्स थी, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट शायद इस तरह हो, आपने इन दोनों को ओके करना है, अनेबल करना है इस तरीके से, और गैमा की वैल्यू को 2 पॉइंट रखना है। ठीक है, और ये चीज़ें यहाँ से बंद कर देनी, ये जस्ट आपने एक दफ़ा करना है, बार बार नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद ये सम बेसिक्स कमांड्स ऑफ 3ds Max। ठीक है, ये आ जाती हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। 6-5 में हम लेक्चर इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे, इनके ऊपर जितनी भी हम चीज़ें पढ़ सके कर लेंगे। बाकी इंशाल्लाह कल जो है ना वो रेंडर सेटिंग्स के ऊपर ये देखें, ये सारी मैंने बड़ा डिटेल में लेक्चर लिखा हुआ है, तो इंशाल्लाह ये कल जो है ना हम वो रेंडर सेटिंग से ही स्टार्ट करेंगे, और अगर मज़ीद अगर कोई टाइम मिलता है तो हम कैमरे के ऊपर थोड़ा सा यानी उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब बेसिक्स कमांड है, जैसे मूव के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है W, रोटेट के लिए लिखा हुआ है E, स्केल के लिए R, ऑफ योर कीबोर्ड, ये कीबोर्ड के हैं। ठीक है, स्नैप ऑफसेट S है, आइसोलेट ऑब्जेक्ट है, Alt Q। अभी इनको एक थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ क्रिएट में जाके जो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव है वहाँ आके ये बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, स्पेस प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन एक्टिव हो जाती है स्पेस से या क्यू से। ठीक है, क्यू बेसिकली वहाँ रोटेट था, यहाँ सिलेक्शन है कि अगर आप किसी को सिलेक्ट करना है तो क्यू प्रेस करके उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यू। ठीक है, स्पेस वैसे ही वो जर्नल एक स्पेस प्रेस कर देंगे तो वो जिस तरह स्केच में था कमांड खत्म कर देता है। ठीक है, स्पेस प्रेस करके अगर आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो क्यू प्रेस कर दें और उस चीज़ के ऊपर आके क्लिक कर दें तो ये देखें ये चीज़ आपके पास, ये देखें पहले अनसेलेक्ट थी, जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये सियान कलर में इसके एजेस तो यानी कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स ये चीज़ सिलेक्ट है हमारी। ठीक है, इस चीज़ को मूव करना है तो W आपने प्रेस करना ऑफ योर कीबोर्ड आफ्टर द सिलेक्शन, यानी स्पेस प्रेस करके Q सिलेक्ट हुआ, उसके बाद W प्रेस कर देंगे तो ये मूव कमांड एक्टिव हो जाएगी आपकी। ठीक है, और ये ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखें सिलेक्ट एंड मूव, ये पड़ा हुआ ऊपर जो आप मैंने एक हाईलाइट किया था उसमें, ये देखें ये पड़ा हुआ सिलेक्ट एंड मूव। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करके W प्रेस कर दें तो ये देखें सिलेक्ट एंड मूव एक्टिव हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ एक्टिव करेंगे आपके पास ये 3 एक्सिस आ जाते हैं, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। आप किसी के ऊपर जाके क्लिक करें एक्सिस के ऊपर और उसको आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। आपने इसको X में करना है, Y में करना है, Z में करना है, तो ये देखें ये बेसिक मूव है। ठीक है, अगर आपने ये देखें ये मूव थी, इसके बिल्कुल साथ क्या है सेलेक्ट एंड रोटेट, तो ये देखें जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये देखें ये रोटेशन आ गई आपके पास। आपने इसको एक्स में Z एक्सिस के अलोंग करना है, Y एक्सिस के अलोंग करना है, या ये इसके अलोंग करना है, तो ये इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, तो ये कमांड थी। उसके अलावा अगली स्केल की है। ठीक है, ये स्केल कमांड है, यहाँ बिल्कुल सेंटर में पकड़ेंगे तो ये यूनिफॉर्म स्केल करता है। अगर आप वाई एक्सिस को पकड़ेंगे तो ये देखें वाई एक्सिस में जिस तरह स्ट्रेच था स्केचअप में ये इस तरीके से करता है। ये मैं बता इसलिए लाऊं, बेसिक तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए जब आप मैक्स के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से अगर आपने करना है, कोई 2 एक्सिस में करना है तो ये देखें 2 एक्सिस में जिस तरह स्केचअप का था ये 2 एक्सिस में करना है। ठीक है, तो ये स्केल की कमांड थी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो एक चीज़ मुझे जो मैक्स की बहुत अच्छी लगती है दैट इज़ आइसोलेशन कमांड। ठीक है, अंदर भी है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 20-30 ऑब्जेक्ट हैं और आपके पास यानी सिर्फ आप काम चाह रहे हैं कि आप सिर्फ इस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करें, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो छुप जाएं, यानी मुझे नज़र ना आए, मैं मेरे कंसंट्रेशन सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो। ठीक है, आपने क्या करना है उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद Alt Q ऑफ योर कीबोर्ड आपने प्रेस करना है। Alt Q किया ना आपने, उसने सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को रखा है, बाकी सारी चीजें हाइड कर दी हैं।
आपने जब इसके ऊपर जो भी काम करना है, फॉर एग्जांपल कुछ भी करना है, लेट्स सपोज अभी आपको समझाने के लिए ना जस्ट मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इसको छोटा बड़ा करना है या कोई इसकी शेप वगैरह चेंज करनी है, कुछ भी करना है आपने, करने के बाद आपने इसको एडिट कर लिया। अब आपने नीचे आ जाना है, ये नीचे देखें ये बटन एक्टिव हुआ होगा, आइसोलेट सिलेक्शन टॉगल। आपने इसको क्लिक करना है तो ये देखें दोबारा वो उसमें चला जाएगा, समझ रहे हैं। अगर आपने इसके ऊपर काम करना है आल्ट क्यू, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई भी काम करना है, लेट्स सपोज मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये सारे को सिलेक्ट करूँगा, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, और बाय पॉलीगॉन करता हूँ, तो ये देखें ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, कि इस तरह नहीं, चलें एक्सट्रूड करते हैं इसको ना। कौन सा होता है ये, नहीं एडिट हो रहा, बहरहाल वो भी इसको मैं बाद में बता दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। अगर जो कमांड थी वो आइसोलेशन की थी, ठीक है, उसके ऊपर थे हम। आपने इसको आइसोलेट करना है, बाकी सारी चीज़ों को हाइड करना है, सिलेक्ट किया, इस बटन को प्रेस कर लें और इसको दोबारा प्रेस करें तो वो उसी तरीके से आ जाएगा। शॉर्टकट आल्ट क्यू है, ठीक है। छोटा बड़ा करने के लिए आल्ट डब्ल्यू, आइसोलेट करने के लिए आल्ट क्यू, और आइसोलेशन ख़त्म करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये बटन ही प्रेस करना पड़ेगा। और ये यहाँ आ रहा होता है इस टाइम लाइन के नीचे, ये बिल्कुल ये बटन होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थी कि अगर आपने मूव स्केल या उसको रोटेट आइसोलेट करना है, ठीक है, वो चीज़ें थी। बाकी इसमें देखिएगा, जैसे ये रेंडर सेटअप, इसका मैं बता देता हूँ, ठीक है। रेंडर सेटअप फॉर एग्जांपल ये देखें रेंडरिंग, उसके लिए शॉर्टकट वैसे F10 लिखी हुई थी ऑफ योर कीबोर्ड, आप F10 प्रेस करेंगे तो वो खोल देता है आपको, ये देखिए ये बेसिकली रेंडर सेटअप आपका है। आपकी मैक्स के अंदर जितनी भी रेंडर से रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो आपको इधर मिलेंगी, रेंडर सेटअप शॉर्टकट F10 है। बाकी रेंडर सेटअप के ऊपर ऐसे रेंडरिंग और रेंडर सेटअप पे आपके पास, आप यहाँ आपके पास ये रेंडर सेटअप आ जाएगा, ठीक है। ये मैं बता दूँ, ये यानी आपको ये बेसिक चीज़ें पता नहीं थी। रेंडर अगर आपने किसी भी चीज़ का निकालना है मैक्स के अंदर, कि आपने मॉडलिंग कर ली, सारी टेक्सचर वगैरह कर लिए, जैसे आपके पास ये इमेज इस तरीके से आई थी, ये रेंडर निकालना है तो उसके लिए आपको ये प्रेस करना है, शिफ्ट क्यू प्रेस करना है या F9 प्रेस करना है, ठीक है। ये जब हम रेंडरिंग कर रहे होंगे मैं इसका दोबारा बता दूंगा। उसके अलावा इन्वायरमेंट अगर आपने यानी अपने मैक्स के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको देखना है तो आप ये देखें रेंडरिंग, और ये नीचे आपके पास ये इन्वायरमेंट आ रहा होता है, ठीक है। शॉर्टकट इसकी 8 है ऑफ योर कीबोर्ड, ये देखें ये चीज़ है। आप रेंडरिंग इन्वायरमेंट में जा सकते हैं, या अगर आप जस्ट 8 ऑफ योर कीबोर्ड प्रेस करेंगे, न्यूमेरिक नहीं, जो आपका ये जो ABC के ऊपर 8 होता है वो वाला 8, ठीक है। एक तो वो साइड पे भी होता है नम लॉक वाला ना, उधर नहीं, आप इधर वाला 8 प्रेस करेंगे तो ये इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 बता दिए हैं, ये मूव का बता दिया आपको, रोटेट स्केल का बता दिया, स्नैप मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, आइसोलेट अनआइसोलेट बता दिया है, ऑर्बिट, हाँ, माउस सेंटर बटन जो है, जो स्केचअप के अंदर जो था वो ऑर्बिट था। यहाँ अगर माउस का सेंटर बटन दबाते हैं तो ये पैन, जिस तरह एक स्लाइडिंग हाथ आ जाता है, ये है। और अगर आपने ऑर्बिट करना है तो माउस सेंटर बटन के साथ आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है, सॉरी शिफ्ट नहीं आल्ट, ये लाइक दिस, ठीक है। आपने ऑर्बिट करना है तो माउस सेंटर बटन ऐसे करेंगे तो पैन है, आल्ट प्रेस कर देंगे तो ये देखिए ऑर्बिट आ जाता है। तो होता है मुश्किल जब आप स्केचअप वो दोनों में साथ साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी डिफरेंट है। तो कोई नहीं, थोड़ी सी आदत एक दो दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसकी आदत पड़ जाएगी। और ऑर्बिट पर्सपेक्टिव में अगर देखना है तो उसके लिए P कमांड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैक्स के अंदर आपने ये देखें पर्सपेक्टिव देखना है तो P प्रेस करें तो ये पर्सपेक्टिव, टॉप देखना है तो T प्रेस कर दें तो ये देखें आपको उन चीज़ों का टॉप व्यू दिखा देगा।
फ्रंट देखना तो F प्रेस कर दें तो आपको उन चीज़ों का फ्रंट व्यू दिखा देगा। लेफ़्ट देखना है तो आप L प्रेस कर दें तो उन चीज़ों का लेफ़्ट यानी लेफ़्ट व्यू दिखा दिया। तो दोबारा P प्रेस करेंगे तो ये पर्सपेक्टिव में आ जाता है। तो ये फ्रंट, टॉप, लेफ़्ट और पर्सपेक्टिव के लिए जो शॉर्टकट्स हैं वो P हैं। P यानी टॉप के लिए T, पर्सपेक्टिव के लिए P, फ्रंट के लिए F और जो आपके पास है लेफ़्ट उसके लिए L शॉर्टकट है। ठीक है, शो एजिज ये बाकी जो ये शो एजिज इंशाल्लाह हम कल की लेक्चर में बता के, तो बाकी जो है ना कल से इंशाल्लाह हम ये जो रेंडर सेटिंग्स हैं हम इनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपने किसी ने पूछनी है तो वो पूछ सकता है। जी सलाम भाई, ये एक इशू आ रहा है। इसमें कमांड से एग्जिट कैसे होते हैं, निकलते कैसे हैं? जैसे मैंने रोटेट की कमांड उस टाइम की डाली हुई है और वो अभी रोटेट की कमांड है, मैं स्पेस डाल रहा हूँ, मैं एस्केप प्रेस कर रहा हूँ, फिर भी वो कमांड है अभी तक। आपने ऐसे किया हुआ ना, ये इस तरह आपका, ठीक है, आपने इसे खत्म करना है, स्पेस प्रेस करें। ठीक है, और ये देखें क्रिएट जो है ना, आपने ये करके आप कोई भी मूव की कमांड, आसान तरीका, मूव की कमांड को क्लिक करके स्पेस प्रेस करके खाली जगह पे क्लिक करनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कमांड है, W प्रेस करें, खाली जगह पे क्लिक करके आपकी वो कमांड से बाहर आ गई। ठीक है, ये देखें रोटेशन थी, W प्रेस करें, ये सिलेक्ट एंड मूव आ जाएगा, खाली जगह पे क्लिक करें तो वो कमांड खत्म हो जाएगी, तो उसको यानी सेपरेट कर देगा। ठीक, थैंक यू। चलें ठीक है, फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। कुछ चीज़ अगर आपने पूछनी है तो वो कल लेक्चर में पूछ लीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस करें। और स्केचअप के लिए जो प्लान है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में ईमेल कर दूंगा। ठीक है, वो उसकी ईमेल आएगी आप सबको, और वो हर एक का प्लान अलग अलग होगा। ठीक है, यानी अभी तो जो आपको मैंने फाइल दी थी वो सबकी सेम थी। ठीक है, एक ही जैसी असाइनमेंट करनी थी, लेकिन अभी जो प्लान्स भेजूंगा आप सबको वो सबके डिफरेंट होंगे, यानी हर एक का एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक है, और जिसका सबसे अच्छी असाइनमेंट होगी, ठीक है, उसके प्लान को, उसके मॉडल को हम नेक्स्ट क्लास में यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके आगे उसी मॉडल को हम लेके आगे चलेंगे फॉर आवर रेंडरिंग पर्पस और रेंडर सेटिंग से रिलेटेड जो भी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो जो असाइनमेंट की डेडलाइन है वो जुम्मा शाम 6 बजे तक है। ठीक है, अगला जो जुम्मा आएगा, जो हमारी थर्ड असाइनमेंट सेकंड असाइनमेंट है, वो आपने अगले जुम्मे रात शाम 6 बजे से पहले पहले करना है। 6 बजे के बाद भेजेंगे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, वो आपकी, चाहे आप भेज भी दीजिएगा वो यानी कंसिडर नहीं होगी। और जो असाइनमेंट ना किसी ने मुझे व्हाट्सएप करनी है, ठीक है, व्हाट्सएप नहीं भेजनी है आपने आपने असाइनमेंट जो भी भेजनी है वो आपने ईमेल पे भेजनी है, जो मैंने आपको ग्रुप में बताया था। और वो असाइनमेंट का सब्जेक्ट, असाइनमेंट लिखनी किस तरीके से है, उसका सब्जेक्ट किस तरीके से यानी एंटर करना है, और फाइल का नेम किस तरीके से रीनेम करना है, वो आपको एक मैं अभी स्लाइड एक छोटी सी भेज देता हूँ, आपने उस स्लाइड को फॉलो करके आपने मेल उस तरीके से मुझे करनी है। ठीक है, और जुम्मे 6 बजे की डेडलाइन है, उससे पहले पहले आपने कोशिश करनी है कि जुम्मा जो है ना सबमिट करवा दें। असाइनमेंट मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप ये सोचेंगे कि आप लास्ट डे में कर लेंगे, कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो आप कोशिश करें कल की क्लास के बाद या मंडे से वो थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो वो आप कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगी, या मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें करने में पहली दफ़ा करने में टाइम लगता है। एक दफ़ा कर लेंगे उसके बाद आपको, जब एक दफ़ा आप सारा उसको गो थ्रू कर लेंगे तो फिर आपके लिए ज़रा यानी मॉडल करना आसान हो जाएगा। तो इसको काइंडली सीरीज लीजिएगा। ठीक है, और जो शफक और मुशाहिदा है, बहाने छोड़ दो यार। ठीक है, अगर आप क्लास लेते हो तो काइंडली जो है ना कर भी दिया करो। मैंने कोई बहाना नहीं सुनना, जुम्मे से पहले आएगी नहीं तो मैं, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बैठने नहीं दूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कल वाला लेक्चर आपका फाइनल लेक्चर होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो काइंडली ज़रा थोड़ा टाइम निकालो इसके लिए। मैं भी मानता हूँ सारे बड़े बिजी होते हैं, मैं भी बिजी होता हूँ, सबको अपने अपने काम होते हैं, लेकिन अगर आप क्लास में बैठे हो, अगर आपने ये कर ही दिया इतना, यानी वो कर लिया आपने कि
लेक्चर लेना है तो काइंडली फिर इस कोर्स को 1 महीना ही है, फॉलो कर लो यार, दुआएं दोगे सारी जिंदगी, ठीक है, यही मैं कहूँगा। तो काइंडली थोड़ा सा यार इसको भी टाइम दो। चलें ठीक है, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, अदरवाइज अगर कोई लीव करना चाहता है तो वो लीव कर सकता है। इंशाल्लाह कल दोबारा 4 बजे मिलेंगे। ठीक है अफजल भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।